आपने रुस्तम मूवी का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं उसके पीछे किसका दिमाग है? जी हाँ, विपुल के रावल जी का, जो कि एक फिल्म मेकर है, स्क्रिप्ट राइटर है और ऑथर भी है। लेकिन आप एक बात नहीं जानते होंगे कि वो खुद नेवी में थे और जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। जल्द ही उनकी मूवी मिशन रानीगंज भी रिलीज होने वाली है, तो हम उनसे खुद जानेंगे कि कैसे कोई एक फिल्म बनाए, हम उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करें और बुक लिखें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। Thank you, Madhuri. Glad to be here. Pleasure to be here. Thank you for giving your precious time. सर, आप बहुत कुछ हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑथर, एवरीथिंग। तो आज हमारे इनसाइट्स खुलेंगे एंड वी विल गेट सम डिफरेंट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट टुडे। I hope so. जी बिल्कुल सर। पर उससे पहले मैं आपकी जो अपकमिंग फिल्म है रानीगंज, उसके बारे में आप मिशन रानीगंज, जी मिशन रानीगंज के बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, मिशन रानीगंज इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। 1989 में है ना, एक रानीगंज में महावीर कोलियरी थी। कोलियरी मतलब कोयले की खदान। तो वहां एक हादसा हो गया था जहां फ्लडिंग हो गया था और टोटल के 250-300 मजदूर थे नाइट शिफ्ट में, लेकिन उसमें से काफी लोग बाहर निकल गए, 65 मजदूर फंस गए थे। और जो लास्ट बैच निकला उनके हिसाब से तो इतना पानी था कि कोई बचा नहीं होगा। एंड एवरीबडी, क्योंकि आंखों देखा उन्होंने बोला कि नहीं बहुत पानी आ गया था, फलाने ऐसा ऐसा हो गया होगा। सो एवरीबडी एज्यूम्ड के बेचारे गए, अभी सब गए। और वो लोग तो मुआवजे का सब प्लानिंग ने, घर वाले भी परेशान के हमारे। एक सरदार जी थे जसवंत सिंह गिल, वो थे कोल इंडिया के एम्प्लॉय, लेकिन उनका उस माइन से कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं और जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रेस्क्यू वैन जा रही, उन्होंने पूछा क्या हो गया, बोला ऐसा ऐसा हुआ। वो अपने ऊपर लेके वहां गए, मुआयना किया। अब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके एक सीनियर थे, वो वहां के इंचार्ज थे, उनसे बात की और बोला सर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। और उनका कन्विक्शन था कि मजदूर मरे नहीं होंगे। अब चलो कन्विक्शन एक बात है, हाउ डू यू प्रूव इट? कोई कम्युनिकेशन नहीं, माइन 5 किलोमीटर में फैली होती है, 350 फुट नीचे। तो पहले तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के उनको लोकेट किया, फिर कैसे उनको रेस्क्यू करने की ट्राई की। व्हाट वाज इट इज अबाउट अ रेस्क्यू मिशन बेसिकली, दैट इज द स्टोरी। इससे आगे कुछ कहूंगा तो सस्पेंस खुल जाएगा, बट या इट इज वन मैन्स कन्विक्शन अगेंस्ट एवरीबडी कि यार जिंदा होंगे। और हम, एक डायलॉग है हमारे टीजर में कि जब तक नीचे एक जान भी जिंदा है तो हमारे बचाने का वो प्रयास का वेट कर रही होगी, हमें वही करना है। एंड दैट वाज अ कन्विक्शन ऑफ वन सिक मैन, मिस्टर जसवंत सिंह गिल, जो अभी गुजर गए कुछ एक डेढ़ साल पहले। बहुत ही वेरी ब्रेव ऑफिसर, और उनका किरदार अक्षय कुमार जी कर रहे हैं। एंड दैट इज द फिल्म अबाउट रेस्क्यू ड्रामा। कभी भी पहले आई नहीं है ऐसी फिल्म, रेस्क्यू ड्रामास कम बनते इंडिया में। एंड ये तो बहुत ही ऑथेंटिक माइंड्स में हमने शूटिंग किया। आई मीन आप देखिएगा कैसी लग रही है, टाइम में ना, आप बताइएगा कैसी लग रही है। दैट इज द स्टोरी। तो इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा कुछ रिसर्च भी करना पड़ता होगा व्हेन यू मेक सच काइंड ऑफ मूवीज। वो ये क्या होता है ना, हर व्यवसाय की एक टर्मिनोलॉजी होती है। आई मीन एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन जार्गन। जैसे आपके मीडिया में कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है, यू नो, माइक, रिवर्ब, ये वो, एको, ये सब। सेम वे हमारे, आई मीन सेम वे माइनिंग की इंडस्ट्री में तो हमें तो वी आर नॉट, माई केस पर्सनली इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो लेखक है, तो हमें वहां जाना पड़ा, समझना पड़ा। सबसे पहले गिल साहब से मिले, वी अंडरस्टूड द एंटायर कांड। फिर माइंड के जो नक्शे थे फिर हमने समझा, वो सब समझ के पूरा कांड, कितने बजे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब, यू नो। फिर हम गिल साहब के साथ इधर रानीगंज गए जहां ये हादसा हो गया था। तो 89 मतलब 30 साल पहले की बात है, 30-32 साल। तो काफी सर्वाइवर्स थे वहां के जो मिले हमें, वहां के लोग मिले जो वो बचाव कार्य में हिस्सा थे, जो बचाव कार्य देखने गए थे। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था तो आजू बाजू के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना देखने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब हुआ। तो हम सब जितने लोग से हो सके उन लोगों से मिले, उनकी मानसिक स्थिति समझी, बातें की। उस दिन क्या टाइम था, किसने क्या कपड़े पहने थे, क्या हुआ था, रेल कहां से गई थी, एवरीथिंग, सारा कुछ समझा। देन हमने सोचा कि इसमें से एक सीन अच्छा बन सकता है। वहां के यूनियन लीडर्स, हर चीज में, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था ये, 4 दिन चला था, यू नो, और कम से कम 1-2 लाख का पब्लिक था। तो हम जितनों को से मिल सके मिले, और उनमें से हमने एक अच्छी कहानी हमने व्यू की। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ इट इज ट्रू। फिर हमने थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टीज लेके उसको फिक्शनलाइज करके उसको पब्लिक के सामने रखा। तो दैट इज, ये हमने किया था।
राइट सर। तो बट हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस सर? जैसे कि आपको एक रियलिस्टिक स्टोरी भी बतानी है और फिर उसको एंटरटेनमेंट भी करना है, और कई बार आपके जो राइटअप्स हैं उसमें सोशल मैसेज भी होता है, तो हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस कि एंटरटेनमेंट उसमें अलाइव रहे? नहीं देखिए, फ्रैंकली सोशल एज अ राइटर, ये मेरा पर्सनल, कई राइटर्स अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लेखक सिनेमा अगर बना रहे हो, इट्स अ गुड पावरफुल मीडियम एंटरटेनमेंट के लिए, स्पेशली हिंदुस्तान में तो सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए ही होना चाहिए। ये होते होते अगर एक सोशल मैसेज चला जाए तो उसे बोनस समझो। कई राइटर्स अपने आप को एक आध फिल्म के बाद बहुत सीरियस समझते हैं कि भाई हम तो क्रांति ला देंगे, उसमें फिर गड़बड़। इफ यू मेक अ फिल्म फॉर एनी अदर पर्पस देन एंटरटेनमेंट, यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर, एक आध बार चल गया, पर ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के भी कई मायने हैं। आजकल एंटरटेनमेंट के मायने हम देख रहे हैं यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे। एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन हर 5, 10, 15 साल में बदलती रहती है। आजकल कुछ और ही है, हम हमारे हिसाब से जो एंटरटेनमेंट का मायना है उसके हिसाब से भी इट्स अ ग्रिपिंग स्टोरी बेसिकली। जहां तक कहानी ऐसी होनी चाहिए। किसी ने हमें पूछा था कि कहानी कैसी होनी चाहिए सर, कमर्शियल आर्ट? कहानी दो ही तरह की होती है, अच्छी कहानी है, बुरी कहानी। कैसे दिखाते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बोर हो गए तो आप कहीं भी बंद कर दोगे, अब कितनी लंबी होनी चाहिए? जब तक आपको बांध के रखे उतनी लंबी होनी चाहिए, आपको अगर 3 घंटा बांध के रखती है तो 3 घंटा लंबी होनी चाहिए। अगर आपको 15 मिनट बांध के रखती है तो कहानी 15 मिनट में ही समेट दो आप, तो अब वो देखने वाले लिखने वाले के उसके ऊपर होता है। तो ऐसा होता है। एंटरटेनमेंट तो होना ही है। इट्स न्यू सिनेमा, इट शोज समथिंग, कन्विक्शन, कैरेक्टराइजेशन। और अगर सोशल मैसेज तो क्या है कि भाई आदमी को भरोसा होना चाहिए अपने आप पे और अपने ऊपर वाले पे, ये सोशल मैसेज होता है, तो दैट वाज इट। इकबाल फॉर एग्जांपल, पहली फिल्म जो इकबाल थी, मेरे लिए तो कहानी थी ना। इट वाज बेस्ड ऑन इट वाज अ ट्रू, नॉट एग्जैक्टली ट्रू स्टोरी। इट वाज, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं खिलाड़ी था, मैंने सोचा एक कहानी लिख। अब वो मुझे नहीं मालूम था कि 15 साल भी इकबाल को कॉर्पोरेट्स वगैरह में एज ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा पर्पस वो नहीं था। मेरा पर्पस तो अच्छी कहानी लिखना था। अब ये सब हो गया तो उसको बोनस समझता हूं मैं। इट वाज अ ग्रेट मूवी। सो जो ये इस मूवी में जो हम ट्रायल देख रहे हैं, वी हैव सीन इट बिफोर इन रुस्तम, so it's gonna be a big blockbuster this time too. थैंक यू वेरी मच। मुझे तो बहुत उम्मीद है इस फिल्म से। एक तो यस, यू आर राइट, दैट टीम इज बैक। मतलब अक्षय पाजी, टीनू भाई और मैं, टीनू देसाई। पर वो देखो, टीम से भी कहानी अच्छी है, बनी मेहनत। ये तो हम 2017 में शूट करने वाले थे। पहले ये फिल्म तो कोई और कर रहे थे ना, एक्टर। फिर उन्होंने खींच लिया कि भाई अभी नहीं कर पाऊंगा। फिर 6 साल का हमको स्ट्रगल लगा। फिर अक्षय भाई ऑन बोर्ड आए, वाशु भगनानी जी ऑन बोर्ड आए एज अ प्रोड्यूसर। सी, इट्स नॉट इजी। these are not, of course these are commercial cinema, आसानी बहुत महंगी खर्चे हैं ये सब, माइंस, ये सब खर्चा है, बहुत ज्यादा वो है। पूरा ये 500 आदमी के यूनिट को लेकर आउटडोर्स जाना। हम रानीगंज आसनसोल में गए, ये शूटिंग की बात। उससे पहले तो क्या क्या हुआ, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं हमारी फिल्म में, 20, 25, 30 बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सो इट इज नॉट इजी। तो सो इट्स अ टीम। सो पहला काम था हमारा कहानी लिखना। फिर प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आए, बिकॉज उनका भी तो कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई 200-250 करोड़ में डाल रहा हूं मैं, उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए। एक्टर का हाँ, हीरो का हाँ बोलना कि चलो इस फिल्म में मैं करता हूं आपके साथ, उसके बाद डायरेक्टर की मेहनत कि भाई चलो अब इतना बड़ा सेटअप है, सो उनको भी तो खरा उतरना है ना। इट्स अ टेस्ट। उन्होंने भी बहुत मेहनत की। फ्रैंकली हमारे जो डायरेक्टर साहब है ना, ये फिल्म टोटली उनकी है। दिस फिल्म बिलोंग्स टू टीनू देसाई। उनका कन्विक्शन जैसे होता है ना, जैसे मैंने कहा जसवंत सिंह गिल साहब का कन्विक्शन, ये उनका कन्विक्शन। ऑफ कोर्स वी वर ऑल कन्विंस्ड अबाउट द फिल्म, लेकिन उन्होंने 6 साल ये फिल्म के साथ ही रहे हैं, 2017 से लेके अभी तक 6.5 साल हो गए ही, और कुछ काम नहीं किया उन्होंने, वो फिल्म में ही लगे रहे। तो ये इट इज ऑल द वे हिज फिल्म। डायरेक्टर साहब की फिल्म है, टीनू देसाई साहब की। सर आप बहुत ही अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स पे भी आपने मूवी बनाया है, और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड मतलब थीम भी आपका रहा है। टेल मी समथिंग अबाउट योर वन मूवी व्हिच इज कमिंग, आहान। इट हैज ऑलरेडी कम। वो एक्चुअली पहले मैंने वो है ना विकिपीडिया पे है, लिखी थी मैंने, एक ड्राफ्ट मैंने लिखा था। आई थिंक वो ऑनलाइन भी आई है, ऑनलाइन भी आ गई थी। तो वो ठीक से, डायरेक्टर थोड़ा न्यू कमर था, एंड ही डिडंट, पहले मैंने ड्राफ्ट लिख के दिया था उन्होंने, पर वो क्या है ना, उनको लगा कि वो खुद ही पैसे डाल रहे तो अपना दिमाग लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स के जिसको जो काम आता है ना वही करना चाहिए।
तो कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर होता है इधर उधर से पैसे जोड़ लेता है अपने पिताजी से, घर वालों से, तो फिर वो स्क्रिप्टिंग में भी वो दखलंदाजी करते हैं और फिर मुंह के बल गए। अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क वेरी वेल। इट वाज अ, हालांकि स्टोरी का आइडिया उन्होंने ही मुझे वही लाके आए थे कि एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है जो उसके एक मामा के साथ ही फोर्स टू लिव विद हिज अंकल जिनको ओसीडी है। सो आइडिया तो जो डायरेक्टर क्या नाम है उसका, निखिल फेरवानी, वही लेके आए थे। मैंने एक ड्राफ्ट भी लिखा था उसका एंड देन उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया कुछ। सो मेरा क्रेडिट नहीं है उसमें। दैट वाज अ फिल्म आई हैड रिटन, एक ड्राफ्ट मैंने लिखा है, आई रिमेंबर इट। पता नहीं आप कहां से निकाल के लाए, बट ये तो 12-15 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले। Yeah, because sir, I was just wanted to know कि what theme जो psychological जैसे है बहुत different है, तो I wanted to know कि आप उस सब चीजों से relate करते हैं और या फिर आपको एक situation दे दी जाती है कि ये situation है, you have to write on this, या आपको वो emotionally वो connection उसमें रहता है या नहीं? Because while writing what I believe आपके भी कुछ stereotypes होते होंगे, preconceived notions होते होंगे, so they come into play, और कि नहीं वो एकदम अलग है और आपका राइटिंग पार्ट अलग है? कोई प्रीकंसीव नोशंस रखने ही नहीं चाहिए राइटर को, क्या, वरना फिर वो अपना ही लिखेगा ना। यू हैव टू सी, आज कोई भी इशू, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहानी लिखी, उसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट इट। वो एक ही कमरे के अंदर कहानी है, 4 लोग है सिर्फ, मतलब हस्बैंड वाइफ और साइकियाट्रिस्ट, एक ही कमरे के अंदर की कहानी है, यू नो। तो वो आएगी, आई मीन मैं खुद वो डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो फिल्म बनाई थी टोनी, वो भी इट वाज वेरी अनकन्वेंशनल फिल्म, यूट्यूब पे है अगर आप देखो तो उसको, टोनी। सो और दूसरा कोई हमें देता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग भेड़ चाल चलते हैं। अभी वो स्त्री नाम की फिल्म थी, हिट हो गई, उस हफ्ते में 4 लोगों के फोन आए कि सर ऐसा कुछ है क्या हॉरर वॉरर। फिर अभी एक कोई कोर्ट रूम ड्रामा हिट हो जाता है तो बोलते सर ऐसा कुछ है क्या कोर्ट रूम ड्रामा, जब तक वो बनाएंगे तब तक कुछ और आ जाएगा। तो हमें, मैं तो किसी से लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बरसाती मेंढक के हर फ्राइडे को मूड बदलता है इनका। मैं अपने हिसाब से कहानियां लिखता हूँ, ऑल दीज फिल्म्स मैं अपने हिसाब से अपने टाइम में लिख के रखता हूँ और पिच करता हूँ प्रोड्यूसर्स को। ऑफ कोर्स ये इसकी बात तो अलग थी, इट वाज अ बायोपिक, और ये हमारे टीनू देसाई साहब ने कहा कि आप ये लिखिए, बट इट वाज अ बायोपिक। यूजुअली जो मेरी फिल्में होती है, जो आने वाली फिल्में भी है, वो मैं अपने कन्विक्शन से लिखता हूँ, तैयार करता हूँ। जैसे रुस्तम का भी ड्राफ्ट तैयार था, वो मैंने पिच कर रहा है, ये देखो बाउंड स्क्रिप्ट है, पढ़ लो, है ना। सो ऐसा होता है, आई डोंट वेट फॉर, क्योंकि द मोमेंट क्या होगा ना, जो प्रोड्यूसर जिस दिन आपको आइडिया देना शुरू कर देना, वो समझ जाओ मर गए। उनके दिमाग में क्या है पॉइंट ऑफ, वो कुछ अलग ही होता है उनके दिमाग में, ये मैंने देख लिया है। सो दूसरा क्या है कि जब तक ज्यादातर, अब मुझे तकलीफ क्यों होती है, इकबाल का एग्जांपल ले लो, तकलीफ इन द सेंस प्रोफेशनली क्या होता है ना, अगर मैं ओरिजिनल ऐसा मानता हूं कि मैं ओरिजिनल कहानियां लिखता हूं, ओरिजिनल थॉट, ओरिजिनल सीन्स लिखता हूं, पर बिकॉज ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में अभी तो थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन मैं 5-10 साल पहले क्या है, जब तक इनको कोई रेफरेंस में डीवीडी ना दो ना, उनको समझ में नहीं आता। बोला सर विपुल भाई कौन सी इंग्लिश पिक्चर से लिया आपने, ओरिजिनल सीन को समझ में नहीं आते, लिखा हुआ है तो भी, मैं नरेट करके सुना रहा हूं तो भी उनको समझ में नहीं आते। इतने तो बेवकूफ लोग हैं, यू नो। अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी वो नहीं है, वो समझ फ्रैंकली कम है, यू नो। मुझे किसी ने पूछा था कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या फर्क है, तो मैंने ऐसी, आई मीन इट माइट नॉट बी ट्रू, पर मैंने डायलॉग के रूप में ऐसे ही पंच लाइन के, देखो बॉलीवुड में क्या है ना कि 80% लोग क्रिएटिव है और 20% लोग उनकी क्रिएटिविटी की दलाली का पैसा कमा रहे हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ सिर्फ 20% क्रिएटिव है और 80% लोगों क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिविटी की दलाली कर रहे हैं। बस ये फर्क है, परसेंटेज फर्क होगा, लेकिन मैं तो ऐसे डायलॉग के हिसाब से बोल दिया था। जी। So जैसे when you start writing a script, so you decide on that theme that you're gonna make this theme, और या आपके माइंड में ऐसे रहेगा कि ये मतलब पहले आप डिसाइड करेंगे then you will build upon it, और या फिर you just start writing randomly and then you organize? How do you randomly तो ना, randomly तो कुछ भी नहीं होता है। Okay. सबसे पहले तो कहानी क्या है, 1 लाइन में कहानी क्या है, यू नो, उसका 1 लाइन, वो कहानी 1 लाइन में आ जानी चाहिए, यू नो। It should be in 1 line. For example, I just give you a random example. एक आदमी है, उसको हिमालय चढ़ना है क्योंकि उसके पिताजी की लाश वहां पड़ी हुई है और वो लाश वापस लानी है, लेकिन उसकी एक ही टांग है, वो कैसे जाएगा? ये पहला थॉट आया। So now you fix a goal के बंदा, अब 2 ही रास्ते हो सकते हैं कि या तो हिमालय जाएगा, पिताजी की लाश लेके आ पाएगा, या नहीं लेके आ पाएगा, यू नो। अब इसकी एक ही टांग है, अब उसका जो गोल फिक्स हो गया कि हिमालय जाना है, अब उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या होगा उसकी इनर जर्नी, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सब प्लॉट, यू नो। तो ऐसा करके सबसे पहले कहानी,
इंटरेस्टिंग स्टोरी. अभी थॉट आ गया, सपोजिंग कि चलो एक टनल, ये अटल टनल ये बनाया ना, मनाली वाला अटल टनल. इमेजिन करो दोनों बाजू से बंद हो गया, उसमें 40 गाड़ियां फंस गई, है ना. और एक बाजू किसी ने, इट कुड बी आतंकवादी, इट कुड बी एनीथिंग, या बर्फबारी, अब कैसे निकलोगे? क्यों एक थॉट आता है, देन यू स्टार्ट डेवलपिंग ऑन दैट. उल्टी गिनती करनी पड़ती है इन स्क्रिप्ट राइटिंग. फर्स्ट टू डिसाइड द एंड ऑफ योर फिल्म. कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑन, कई बार कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में ऐसा सोचता रहता हूं कि अभी आपको पता है जैसे बाइक पे लोग मंगलसूत्र चुरा के जाते हैं, देखा हुआ ना बाइक पे मंगलसूत्र, बॉम्बे में बहुत है उसका ना, चेन स्नैचर्स बोलते हैं. तो अब मैं उस दिन कहीं पढ़ रहा था कि ये जो बालों का बिजनेस बहुत बड़ा है, यू नो, कि जो बाल होते हैं ना लड़कियों के या लड़कों के, स्पेशली लड़कियों के जो लंबे बाल होते हैं, वो बहुत महंगे बिकते हैं फॉरेन में. तो मैं सोच रहा था ऐसा एक कैरेक्टर, हाँ, विग्स एंड एक्सटेंशंस एंड ऑल दैट. अब मैं सोचते ऐसा कोई आदमी है जो लड़कियों के बाल चोरी करके जाता है काट के, और फिर उसमें कुछ हो जाता है ना. तो मैं ऐसे फर्स्ट टेक अ कैरेक्टर, एक बंदा है बाइक पे, दो बंदे, उनका काम ही जो लड़कियों के लंबे बाल होते हैं ना, वो कैंची लेके घूमते हैं, टक करके काट के चले जाते हैं. अब इमेजिन करो ऐसे में किसी लोकल पॉलिटिशियन की भाभी का बाल काट गया, वो पॉलिटिशियन के पीछे पड़ गया, है ना. तो अब इनकी जान के पीछे पड़ गया वो. अब इमेजिन करो जो बाल काटा उसके अंदर कोई हिडन मैसेज है, कोई स्पाई जासूसी का, ऐसे इमेजिन करो आप, और फिर बनाते जाओ उसको. ओह माय गॉड, इट्स सो क्रिएटिव. ये तो अपना काम ही है. जी बिल्कुल. तो सर ये इतना ब्यूटीफुली यू डू दिस, सो दिस आई जस्ट वांट टू नो, इज दिस एन आर्ट और इट कैन बी लर्न्ड, इट कैन बी इनकलकेटेड? इट इज अ क्राफ्ट, इट इज अ क्राफ्ट, नॉट एन आर्ट. एक क्राफ्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि टू बी अ राइटर ना, यू हैव टू बी अ रीडर. आप अगर एक सेकंड के लिए होल्ड करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ. अगर राइटर बनना है ना, आपको रीडर बनना पड़ेगा. ये दिख रहा है, ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है ना. सो कहने का मतलब, मुझे पढ़ने का शौक था बचपन से, है ना. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. आज भी मेरे दिन में 4-5 अखबार आते हैं. सो टू बी अ राइटर यू हैव टू बी अ रीडर. आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए. अभी मैं तो चलो छोटी उम्र में फौज में था, आई वाज इन इंडियन नेवी अर्लियर, ठीक है ना. तो मैं छोटी उम्र में मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देख लिया. आई एम श्योर हम में से जितने लोग ये देख रहे हैं, उनमें से 80% से ज्यादा लोग कभी नागालैंड के आदमी से मिले नहीं होंगे, या कभी किसी कोहिमा नहीं गए होंगे, है ना, या कभी कोई मणिपुर, इम्फाल या मोरे बॉर्डर पे नहीं गया होगा. घूमने फिरने छोड़ो, वहां के आदमियों से मिला नहीं होगा. तो अपना इतना बड़ा देश है, यू नो, सबकी अपनी अपनी परंपरा. नागालैंड में आज की तारीख में ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं, 50-60 साल पहले कबीले की लड़ाई होती थी तो उनके घरों पे मुंडिया काट के एज ए ट्रॉफी सजाई हुई है. अभी कितने लोग जानते हैं. तो कहने का मतलब, बिकॉज मुझे पढ़ने का शौक था. सो मुझे पढ़ने का शौक था और ट्रैवलिंग का शौक था. और मेरा जो व्यवसाय स्टार्टिंग में ऐसा था कि दुनिया भर के लोगों से मिला मैं. आई मीन पूरे हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड. हर स्टेट के अपनी एक स्टाइल होती है, तरीका होता है. हमारे वहाँ क्या कैरिकेचरिस्ट बना देते हैं कि साउथ इंडियन तो आइयो आइयो बोलेगा, ऐसा नहीं होता है. तमिलनाडु का एक रिच कल्चर है. इनफैक्ट उसकी बहुत पुरानी क्या बोलते हैं, भाषा शैली है, पुराना कल्चर है. इट्स अ वेरी ओल्ड कल्चर. सो यू हैव टू नो ऑल दिस. उसके लिए जेन्युइन क्यूरियोसिटी अंदर होनी जरूरी है ना. वो मेरे अंदर थी, तो वो काम आ गई. अभी जिसको मैं कॉमन समझता था कि यार ये तो सबको मालूम होगा, आम लोगों को पता नहीं है, तो वो कहानियां बिक रही है. तो ऐसा है. आई वॉज इन द राइट प्रोफेशन बिकॉज मेरे पैशन की वजह से, विच वॉज रीडिंग. और वो पैशन भी नहीं, शौक था मेरा पढ़ने का. अखबार, ये लाइक आई शोड यू ना मेरी लाइब्रेरी. तो मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ता हूँ ये सब किताबें. छोटी उम्र से काफी ज्ञान आ गया मेरे को, है ना. अगेन एकेडमिक, मेरा ग्रामर सही नहीं होगा या साहित्य का ज्ञान नहीं है. फिक्शनलाइज स्टोरी टेलिंग मेरे को अच्छा वो है ना. क्योंकि बचपन से इतना पढ़ा है मैंने स्टोरीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन या साहित्य की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. वो डेप्थ या वो लेवल मेरे में नहीं है प्रेमचंद जैसा कुछ लिखना. लेकिन मैं अच्छी कहानियां कर सकता हूँ. आई एम अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर. तो ये सब मेरे कैरेक्टर में आता है. दैट्स इट. और क्या चाहिए. बाकी लिखने के तरीका होता है. देयर इज अ वे टू राइट द स्क्रीन प्ले, बिकॉज कोई पढ़ने वाला है, जो पढ़ेगा उसको पूरी पिक्चर नजर के सामने दिखनी चाहिए. तो दैट इज द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग द स्क्रीन प्ले. तो बस यही दो चीज है, तो क्या लिखना है और कैसे लिखना है. दैट इज इट. So this is main criteria कि पहले you have to be a diverse reader to be a good writer. कई बार क्या होता है ना, कई आदमी ने कुछ, एक एग्जांपल दूंगा जो मैंने मेरी किताब में भी लिखा है. कई लोग, एक कहानी तो सबकी लाइफ में होती है, किसी ने ऐसा कुछ देख लिया, यू नो, किसी ने ऐसा कुछ देख लिया. टू गिव यू एन एग्जांपल, 10-12 साल पहले
दो लड़के आए, अनुराग कश्यप से मिले, बोला सर एक कहानी सुनाते हैं। अब सही मौके पे गिर लिया उनको, बोला सुनाओ। तो एक खतरनाक कहानी सुनाई। बोले ये तो जबरदस्त है, तुमने कहाँ से ये? सर मैं तो बचपन से ही फैजल खान को जानता हूँ। सो बेसिकली गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो कहानी लिखी थी जिसने, जीशान कादरी ने, वो फैजल खान उसका दोस्त था। उसने बचपन से ये पूरा वासेपुर का, इफ यू हैव सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर, पूरा माहौल देखा था उसने। एक कहानी तो सबकी लाइफ में होती है ना। अब जैसे रुस्तम क्यों इतना परफेक्टली नेवी का वो हो गया, क्योंकि वो लाइफ मैंने देखी थी ना, वो तो बाएं हाथ से कहानी लिख दी मैंने, क्योंकि आई हैड सीन दैट लाइफ, चाल ढाल बिहेवियर ये वो, तो उसने लिख दी। सो एक कहानी तो सभी लिख सकते हैं। प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए यू हैव टू बी, सो आपको अनुभवी होना चाहिए। अब वो लड़के का उसमें अनुभव था, उसने वो बचपन से वासेपुर का माहौल देखा था, कैरेक्टर्स देखे थे, है ना, स्टाइल वो सब, उसने लिख दी। और उसमें भी ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले में वो 3-4 लोगों के नाम है, अनुराग कश्यप भी है, बिकॉज तो नो से क्या था, बट ही केम विद अ गुड स्टोरी, यू नो। तो दैट इज, सो ऐसा होता है। तो अनुभव जरूरी है, यू नो। अनदर एग्जांपल, कुछ लोगों का जो बैकग्राउंड होता है, अभी इमेजिन करो, अभी जैसे ये जो विजिलेंटे फिल्म है, ये जवान का एग्जांपल दे रहा हूँ, विच इज अ विजिलेंटे फिल्म, यू नो, मतलब न्याय सोशल जस्टिस को लेके है। अब ये सपोजिंग आदि चोपड़ा है या करण जौहर है, उनको ये सब समझ में नहीं आएगा, उन्होंने देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं। अरे यार पानी के लिए लाइन में, अब फॉर एग्जांपल मैं देखूं पानी के लिए कोई मारामारी कर रहा है तो मैं एक कहानी बना दूं, उनको लगता है हाउ फनी यार, मतलब तो अब देखा भी होगा, बट फ्रेंकली उनको इतना इंटीरियर्स वगैरह नहीं पता होगा, यू नो, ये सब नहीं पता होगा। सो ऐसा होता है। तो आपके बैकग्राउंड पे भी, तो आप लोग क्या बनाओगे जो आपने देखा है, फैशन ये वो, आपका जो माहौल है उसके हिसाब से फिल्म बनाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, उसका भी बड़ा ऑडियंस है देखने को, दे हैव मेड वेरी गुड फिल्म्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपके माहौल, आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। फिर जैसे अभी ये जो गैंग आया है, बाय गैंग आई मीन अनुराग कश्यप है, कि तिग्मांशु धूलिया, दे कम फ्रॉम द, यू नो, यूपी साइड से जो आए हैं, तो वो उनका एक फ्लेवर लेके आते हैं, पर फिर हर फिल्म में वो भी मोनोटोनस लगता है। So you have to keep doing, you know, keep coming up with something different. You have to keep, so that is where the writers come in. तो ऐसा होता है। So there cannot be any formal training or any kind of education in which if one want to become a writer. See देखिए, कोई भी चीज में कोई बोल सकता है कल से मैं डॉक्टर, कल से सर्जरी गुर्दे निकालूंगा, या कल से मैं इंजीनियर, मैं पुल बनाऊंगा। सेम वे कोई नहीं बोलता कल से मैं राइटर कहानी लिखूंगा, लेकिन बोलते हैं। हमने खुद ऐसा काम धंधा छोड़ के आगे लिखा, हम तो चलो भगवान की दया से चल गए, ना, थोड़े बहुत। तो कहने का मतलब उसके लिए पढ़ना, आज न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में 3-3 साल के कोर्स होते हैं क्रिएटिव राइटिंग के, लेकिन उसके लिए एक बेसिक, अभी जैसे यहाँ भी है, नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट के, वहां यहाँ पे कोई भी 5-7 लाख फीस देगा तो उसको एडमिट कर लेते हैं। वहां ऐसा नहीं होता है, वहां एक बेसिक देखते हैं कि इनका बेसिक क्राइटेरिया है कि नहीं, वो एप्टीट्यूड है कि नहीं। जब कोई जिसने दुनिया ही नहीं देखी है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, यू नो, तो देयर इज अ वे ऑफ आल्सो शॉर्टलिस्टिंग पीपल टू गिव एडमिशन। यहाँ जो 2-3 इंस्टीट्यूट है, वहां तो जो भी फीस देगा उसको ले लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो है ही नहीं, तो कैसे बनेगा वो बंदा? तो उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बाय क्रिएटिविटी आई मीन, जैसे मैंने आपको ये चोटियां एग्जांपल दिया, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, है ना यार, ऐसा एक इमेजिनेटिव माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये बहुत सारे कुछ एट्रिब्यूट, कुछ क्वालिटीज होती है एक स्क्रीन प्ले राइटर की। अगेन व्हेन आई से राइटर, आई एम रिफरिंग ओनली टू अ स्क्रीन प्ले राइटर, साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो इसके लिए एक अलग कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो अगर नहीं है तो नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर वो क्वालिटीज है तो आपको क्राफ्ट सिखाया और समझाया जा सकता है, इट इज पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? सब पॉसिबल है। सर जैसे कि हम अपने राइटिंग की ही बात कर रहे हैं, तो सर जो आपकी बुक है कि फिल्म की कहानी कैसे लिखी, तो सर अगर मैं बोलूं कि आप उसको थोड़ा सम अप करें तो आप उसका क्या जिस्ट रहेगा, मतलब 1 या 2 लाइनें, या जैसा भी आप उसको एलाबोरेट करना चाहें, जिससे हम पूरा जिस्ट समझ पाए। सी वही है, क्या होता है ना लोग, और ये क्यों लिखी मैंने, कि मैं देख रहा था कि कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, यू नो। अच्छा, एक और ट्रेंड बन गया है, एक वो गरीब राइटर, मतलब मैं तो गरीब राइटर हूँ, कलाकार हूँ मैं, है ना, एक इमेज हो गई है। वो झोला लेके कुर्ता पजामा पहन के वाला स्टाइल है। लोगों को अगर नॉलेज नहीं है जिस फील्ड में, आप उसमें ट्राई करोगे काम व्यवसाय बनाने की, तो आपका स्ट्रगल, आप सक्सेसफुल होगे नहीं, और आप फिर सबको बोला, परिवार आपका दुखी होगा, आप उनको बोलोगे अरे बहुत नेपोटिज्म है, मुझे तो लेता ही नहीं है कोई, ऐसा नहीं होता है। आपको क्राफ्ट तो जानना चाहिए ना, यू शुड नो। सो अब मैं देखता, और मैं हवा में बात नहीं कर, मैं जब एसोसिएशन, हमारा जो राइटर्स यूनियन वहां जाता था,
लोग आते थे, सी सबको एम्बिशन होना चाहिए, पर कुछ रियलिटी भी तो होती है ना, सेल्फ असेसमेंट भी। कल के मैं बोलूं कि मुझे क्रिकेट खेलना है देश के लिए, तो वो पॉसिबल, मैं गली के लिए खेल सकता हूँ, देश के लिए पॉसिबल नहीं है ना। फिर अगर मैं देश के लिए क्रिकेट खेलने की ट्राई करूं, सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं, और मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, और मैं बोलूंगा अरे ये तो नेपोटिज्म है यार, वो तो सचिन और उसके बेटे को ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने देखा कि यार लोगों को बेसिक्स नहीं मालूम है, दे आर नॉट मतलब फॉरगेट एजुकेटेड। मैं देखो, मैं 11वीं से आगे पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बिकॉज आई वाज वेल रेड, तो यहाँ ग्रेजुएशन इंडिया में तो आप चलो बीए भी करके आओगे, एमए भी करके आओगे, दैट डज नॉट मीन यू आर एजुकेटेड। आपको जनरल नॉलेज, ये जो मैंने आपको राइटर्स की क्वालिटी बताई, वो होती नहीं है। उनको पता ही नहीं होता है क्या देश क्या होता है, किधर क्या है। तो मैंने सोचा कि पहले तो ये मैंने सिर्फ मेरे जो एस्पायरिंग राइटर्स हिंदुस्तान के उनके लिए लिखी, एटलीस्ट बेसिक मूलभूत तरीके समझ लो आप उसके। ऑफ कोर्स ये मेरी किताब पढ़ने से कोई राइटर नहीं बन जाने वाला है, बट दे विल अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। देन दे विल रियलाइज कि यार ये क्राफ्ट है, ये पढ़ के उनको ये रियलाइज होगा कि जब तक मैं इसमें घुसूंगा नहीं ना, इसमें और वो नहीं करूंगा, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो दो चीज होगी, या तो वो करेगा, और या तो समझ जाएगा कि अपने बस की बात नहीं है, अब हम कुछ और करते हैं। तो ये इसलिए मैंने लिखी है किताब, टू मेक देम अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, जो नहीं मालूम होता है, व्हिच इज वेरी सैड। कोई भी आ जाते हैं, कोई भी क्यों, मैं खुद एक दिन काम धंधा छोड़ के आ गया कि चलो मैं राइटर बनूंगा, है ना। बट लाइक आई सेड, आई वाज सक्सेसफुल, नॉट मेनी पीपल आर। बट अब जब मैं रिवाइंड कर रहा हूं, तो मुझे भी तो 22 साल लगे ना सक्सेसफुल। मैं 94 में आया था, मेरी पहली बड़ी हिट तो 2016 में आई, तो 22 साल तक मैं लगा रहा, है ना। इस बीच परिवार पालना होता है, नाइट शिफ्ट में नौकरी करता था मैं, कॉल सेंटर्स वगैरह में, है ना, विप्रो में काम कर रहा था मैं। वाई, अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना यार, अ मैन हैज टू हैव हिज। फिर मैं अगर बैठा जाऊं कि मैं मेरी एक फिल्म आएगी किसी दिन, उसमें परिवार मर जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो इकबाल रिलीज हुई 2005 में, तो 2008 तक तो मैं नौकरी कर रहा था, है ना। सो द पॉइंट इज यू हैव टू, मैन हैज टू फुलफिल हिज ओन रिस्पांसिबिलिटीज। तो ये उनके लिए है कि भाई राइट। और अच्छा, दूसरा एक्टिंग जैसा तो है नहीं कि आपको ऑडिशन के लिए कभी जाना पड़े। आप राइटिंग कुछ भी करते, आपका हॉबी है, कुछ करते, पहले बनाओ तो सही, आप अपना काम करते रहो और ये लिखते रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। काम धंधा छोड़ के मत आ जाओ, आपको तो स्क्रीन प्ले तैयार करना है, तैयार करके आओ ना। जितनी जरूरत आपको अपनी कहानी बेचने की, उससे 10 गुनी ज्यादा जरूरत सारे प्रोड्यूसर्स को है नई कहानी के लिए, है ना। तो वो आप अच्छा कुछ लिख के लाओ तो बिकना ही बिकना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वो अच्छा बुरा की डेफिनेशन, लाइक आई सेड, वो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो आदमी को अपने को तय करनी है। ऐसा तो सर, जैसे अच्छा है बुरा है, हाउ कैन अ पर्सन जज हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट अगर उनका काम अप टू द मार्क है कि नहीं? बिकॉज जो पैरामीटर्स हैं वो क्या रहेंगे? जैसे कि मतलब आपका बुक इज कैन बी अ गाइड, बट देन पैरामीटर क्या रहेगा? सी, अब ये पैरामीटर, इसमें क्या होता है ना कि लिखने वाले को तो अपने कन्विक्शन से लिखना है, ठीक है। क्योंकि लिखने वाला कोई अपना काम तो बुरा, वो तो उसको जो बेस्ट लगेगा वही लिखेगा, बराबर। सामने वाला कौन है उस पर डिपेंड करेगा, आप समझ रहे हो। सामने जिसके स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं, टू गिव यू 2 एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल नीरज पांडे जी, एक बहुत बड़े फिल्म मेकर जिन्होंने वेडनेसडे बनाई, स्पेशल 26 बेबी, मेरे रुस्तम के प्रोड्यूसर थे। अब उनके पास आप कुछ कहानी लेके जाओगे, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। सेम टाइम देयर आर सी ग्रेड फिल्म मेकर्स, टू गिव यू अनदर एग्जांपल, कांति शाह, तो उसको ऐसी कहानी पसंद। कांति शाह जिनको नहीं मालूम, वो सी ग्रेड फिल्मों के बादशाह है। वो ऐसी थोड़ी पोर्नोग्राफ सेमी ऐसी एरोटिक फिल्में बनाते हैं, 250-300 फिल्में बना चुके हैं। तो सब सामने वाले की भी आईक्यू और सोच के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो आपको सही अभी जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर अगर करण जौहर को कोई सुनाता या आदि चोपड़ा को सुनाता, आई डाउट अगर उनको समझ में आती है। अनुराग कश्यप को समझ में आ गई। आई एम जस्ट अगेन, आई एम नॉट डिमीनिंग, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हाँ, तो ऐसा है। तो सही कहानी भी अगेन, सही और गलत सामने वाले के ऊपर है। आज फिल्में जो इतनी बिक रही है, उसमें से खाली 10% ही तो चल रही है, 90% तो वैसे ही फ्लॉप हो रही है। तो अगर किसी को मालूम होता कि कहानी कौन सी चलेगी, तो सारी फिल्में हिट होती ना। वो लिखने वाले को अपनी कन्विक्शन से लिखना है, और जो इसको फंड कर रहा है उसको अपने कन्विक्शन से करना है, तो ही होने वाला है ना, अदरवाइज नहीं होता ये। तो ये सब्जेक्टिव है ये सारा। अभी जैसे 2-3 फिल्में हैं, अब जैसे कश्मीर फाइल्स ले लो, मुझे बहुत ही वाहियात लगी स्टोरी टेलिंग। मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो स्टोरी टेलिंग था उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, तरीका। यही कहानी में अलग तरीका होता है लिखने का। यही सब कुछ पता, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गलत, जो सब कुछ सही बताया, बट स्टोरी टेलिंग इतनी वाहियात थी कि मैं एज अ प्रोफेशनल में देख ही नहीं पाया। 15 मिनट में उठ के चला गया,
है ना, ऐसे ठीक आई मीन क्या देखें, तो लेकिन फिर भी हिट हो गई ना, तो हमारा, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो कई कहानियां सेंटिमेंट्स पे चलती है, कई कहानी अच्छी भी लगती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट माइट बी जेन्युइनली गुड फिल्म, मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं 15 ये पठान देखने में गया था, पहली 10 मिनट में उठ के निकल गया मैं थिएटर में। मैं तो गया था इंडस्ट्री को हमारी सपोर्ट करने, लोग बोल रहे थे कि चलो बॉयकॉट बॉयकॉट, उस चक्कर में मैंने 8-10 टिकट ली थी कि नहीं ऐसा तो नहीं होना, लेकिन मैं खुद ही नहीं देख पाया, इतना वाहियात था वो पहले, लेकिन 1000 करोड़ हो गए ना, तो सब्जेक्टिव होता है ये सब, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, एंड दैट इज द ब्यूटी ना, हमारे 130 करोड़ जनसंख्या है, सबके लिए, सबके अपने अपने तरीके का है फिल्म, सब अपनी अपनी फिल्में देख ले, है ना, तो ऐसा है। सो सब्जेक्टिव, सब कुछ सब्जेक्टिव होता है, ये पर्सनल ओपिनियन वो होता है। ये याद रखना चाहिए कि फिल्म्स आर मास मीडिया, मतलब जितने ज्यादा मासेस देखे, अगर मैं पेंटर होता ना, मैंने एक पेंटिंग बना दी और किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को चिपका दी, तो 100 साल तक वही सुरक्षित रहेगी, चाहे कितनी भी वाहियात क्यों ना हो, है ना। तो फिल्मों में ऐसा नहीं है, हाँ फिल्मों में अगर फिल्म चलनी है तो ज्यादा लोगों को देखना पड़ेगा। अब वो ज्यादा लोग कैसे, और द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग इज कि अगर आपकी बहुत ही अच्छी फिल्म है तो एक रिक्शा चालक को भी या एक दाढ़ी मजदूर को भी उतनी अच्छी लगे जितनी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छी लगे, तो आपकी कहानी सक्सेसफुल है। दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट कोशिश ये होनी चाहिए। Right, sir. So the storytelling over the period of time, how it has evolved, and आपको क्या लगता है कि in the this era of artificial intelligence, storytelling कुछ change होगा या how it will come up? I don't think so. देखिए, अब देखो, अगर हम हिस्ट्री और सिनेमा की बात करें तो स्टार्टिंग में जो बनती थी फिल्में ना, जब नया नया आया था सिनेमा, तो माइथोलॉजिकल फिल्में थी, क्योंकि बनी बनाई कहानियां होती थी, राजा हरिश्चंद्र की, रामायण महाभारत। फिर धीरे धीरे लोग फिर आने लगी एक्शन फिल्म, धीरे धीरे इनोवेशन होते गया। अब ये 70s में सलीम जावेद साहब, अब जैसे शोले का एग्जांपल ले लो, शोले वाज अ सुपर हिट फिल्म, मैंने खुद 3 बार देखी है, लेकिन नॉट मेनी पीपल नो शोले में 4-5 वेस्टर्न फिल्मों का फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। अब भले वहां के सलीम साहब, जावेद साहब बड़े लोग हैं, छोटे मुंह बड़ी बात, हम क्या करें, वो लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि नकल करने में भी अक्ल चाहिए, न वो जस्टिफाई करते हैं, पर वो गलत। मैं हूं, एक फिल्म आई थी जावेद साहब की, उसमें बच्चन साहब थे, उस फिल्म का नाम था मैं हूं ना, है ना। अब वो मैं हूं ना, उन्होंने पूरी की पूरी एक मीट जॉन डो नाम की एक फिल्म को चोरी करके लिख दी थी, कॉपी करके लिखी थी, है ना। अब उनका अब नॉट, अब उस इवन आर.डी. बर्मन साहब के कुछ गाने आप आज सुनो, बिकॉज ये सोशल मीडिया आ गया, आपको समझ में आता है, अरे यार ये गाना सुना हुआ है, ये तो हमारी हिंदी फिल्म की धुन नहीं है। बोला नहीं बेवकूफ, उससे 10 साल पहले उन्होंने, इन लोगों ने उड़ाई थी वहां से। ये लोग बड़े लोग कहने का। हाँ, सो कमिंग टू द पॉइंट, अब ये सब नहीं चलता है ना, इवॉल्व तो होना ही है स्टोरी टेलिंग। नाउ कई लोगों को मिर्जापुर का जो वेब सीरीज पसंद नहीं होगी, फॉर मी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वेब सीरीज, वेरी ओरिजिनल, रूटेड इन, मुझे बहुत अच्छी लगी मिर्जापुर, कैरेक्टराइजेशन, इट वाज वेरी ओरिजिनल। सेम थिंग विद गैंग्स ऑफ वासेपुर, it was very original thing, you can't imagine these things, and it was a very original thing, बहुत ही ओरिजिनल था वो कंटेंट। हमारे फिल्म मेकर कहाँ मार खाते हैं, जहां कॉपी करने लगते हैं, यू नो, और वो कॉपी मतलब वो जस्टिफाई करते हैं कि हमने वहां से इंस्पायर हुए। देखिए क्या होता है, इंस्पायर किसको बोलते हैं, अगर मैं किसी और मीडियम से इंस्पायर, और मीडियम जैसे कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है या अखबार है या रियल, उससे इंस्पायर होता हूँ, सेम मीडियम से लेना उसको चोरी बोलते हैं। मतलब फिल्मों से फिल्म बनाई उसको चोरी बोलते हैं, अखबार की हेडलाइन से आपने एक कहानी लिख ली और फिल्म बनाई उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन सेम माध्यम से आप बनाओ ना, सेम माध्यम से उठा के उसको चोरी बोला जाता है। तो अभी लेकिन अब नहीं चलता ये सब, है ना, अभी तो फटकार पड़ती, कोर्ट बोर्ड पेल देगा अभी ये सब, अभी इसलिए ओरिजिनल, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी एन ओरिजिनल राइटर, यू नो, और कॉपीराइट, हाँ, और स्टोरी टेलिंग इवॉल्व तो होता ही है पब्लिक का। देखिए अनदर एग्जांपल, सुभाष घाई साहब की 90s में फिल्म आती सौदागर में, फिर वो राम लखन एंड ऑल दैट। अभी पिछले 15 साल से सुभाष इज रिडंडेंट, क्यों? क्योंकि वो वही अटक गए, पब्लिक आगे निकल गई ना, वो तो वही हीरो टीलू में अटक गए। वो कार्तिक आर्यन को लेके कांची वगैरह फिल्म बनाई थी, कितनी वाहियात फिल्म थी। तो ये अगर वो इवॉल्व नहीं होंगे तो कैसे होगा, है ना। तो अब मेकर ऑल्सो है, हो सकता है हम भी 2-4-5 साल में रिडंडेंट हो जाए। तो एज अ फिल्म मेकर और एज अ स्टोरी टेलर मुझे भी पब्लिक, अब लेकिन कुछ चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी जैसे आजकल अगर कोई बोले कि इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, ये भुवन बाम चल रहा है या पुनीत सुपरस्टार चल रहा है, आप ऐसा कोई कैरेक्टर बनाओ, तो कुछ चीजें हमसे नहीं होने वाली है, यू नो। तो फिर वो जो लिखने वाले लोग आएंगे उनकी चलेगी 2-5 साल उनकी, तब तक कुछ और नया ट्रेंड आ जाएगा।
सो हर कलाकार का एक दायका 10 साल होते हैं फ्रेंकली, है ना। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं बच्चन साहब जैसे जो 50 साल से चल रहे हैं, तो ये तो सदियों में एक महानायक ऐसे आते हैं। बाकी आप देखो 10-15 साल बहुत है, बस उसके आगे, क्योंकि अनलेस यू, और वो बहुत मुश्किल होता है ना, अनलेस यू क्या, अभी 15-20 साल पहले एक गाना आया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, वो गाना था पूरा। इमेजिन करो नौशाद साहब जैसे आदमी को कितना बुरा लगता होगा कि यार हम तो रात रात जाग के गाने बनाते थे और आप लोग ये ऐसे बना लेते हो गाने। वो तो ऐसा लिख नहीं पाएंगे, है ना। अगेन मैं लिखने वाला, वो गाना हिट था, है ना, वो चल गया, चल गया। वो जिसने पुराने लेखकों, आई मीन पुराने गायकों, जिसने किशोर कुमार नहीं सुना है, उनको तो ये क्या नाम है, क्या MC स्टैन भी सिंगर लगेगा, है ना। और ये बादशाह भी कई लोग, आई मीन अगेन लाइक आई सेड, आई एम नॉट डिमीनिंग, वो ऐसा होता है दो। तो मैं वहां अटका हूं एज अ, आई मीन क्रिएटिविटी में। अगेन मैं सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ, तो स्टोरी टेलिंग अगेन इवॉल्व होता है। जो कहानियां मुझे तब अच्छी लगती थी आज मुझे बहुत वाहियात लग रही है। यू इवॉल्व विद टाइम ना, आपका भी तो ग्रोथ होता है मानसिक, तो ऐसा होता है। Sir, this movies, films, this media thing, ये सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है ना। अब मैं इसको वाइस वर्सा कहूँ या जो भी, तो मतलब आप लोगों का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है प्ले करने को, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज राइटर कि हम सोसाइटी को किस डायरेक्शन में ले जाएं? बिकॉज इफ आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड और माई टीनेज पीरियड, तो आई यूज टू गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवीज। मतलब वो ऐसा लगता था कि वो एक और दुनिया है और अब मुझे उस दुनिया की तरह जीना है। एंड आई थिंक आज के भी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मूवीज से उस तरह से अफेक्ट होते होंगे। तो हाउ डू यू सी दैट? ना मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेता ही नहीं। मेरे लिए मूवी सिर्फ, हाँ, आई नेवर, देयर आर सम राइटर्स हु फील के वो, लाइक आई टोल्ड यू ना अर्लियर, के देयर आर सम राइटर्स हु फील के हम समाज, ऐसा नहीं होता है। हम समाज से इन्फ्लुएंस होते हैं, समाज हमसे थोड़ी इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, कुछ चीजें ट्रेंड होती है, कुछ ड्रेसेस, तरीका। 30 साल पहले एक फिल्म आई थी अमेरिका में, टॉप गन, ओके, अगर आपने देखी हो, टॉम क्रूज थे उसमें। 30 साल हो गए, 30 साल। आज भी उसका जो अभी टॉप गन सेकंड पार्ट आई आफ्टर 30 इयर्स, 88 मतलब 30 साल हो गए। तो उसने इतना इन्फ्लुएंस किया, इट वाज अबाउट अ नेवी पायलट। उसके बाद यूएस नेवी को रिक्रूटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबको नेवी ज्वाइन करनी थी। तो वो होता है कई बार ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट वो लाइक ऐसे अभी अगर समाज इतना इन्फ्लुएंस होता तो हमारे तो कैसी कैसी फिल्में आई, और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड, आप देखिए। उससे आई डोंट थिंक सो ऐसा अपने आप को, और इन्फ्लुएंस भी क्या। अभी मैं एग्जांपल, मेरी ये टोनी फिल्म में बना रहा था, ना, उसमें एक उसकी स्टोरी ऐसी है कि चर्च के कन्फेशन बॉक्स में कुछ लड़के कैमरा फिट कर देते हैं। तो मुझे चर्च की परमिशन चाहिए थी, तो फादर ने बोला नहीं लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपका देख के उनको आइडिया आएगा। इससे मेरा कोई ऐसा ओरिजिनल थॉट तो है नहीं, बहुतों ने किया ही होगा ना, किसी ना किसी खुरापात को तो आइडिया आया होगा ना, चर्च के कन्फेशन में क्या क्या बात होती है सुनते हैं, किसी को तो आया होगा ना। मैं थोड़ी पहला आदमी हूँ यार, है ना। तो नहीं उन्होंने परमिशन दी, फिर मुझे सेट खड़ा करना पड़ा। तो लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा एक कॉलेज में गए परमिशन के लिए, तो पता नहीं क्यों उन्होंने बोला नहीं आप ये ड्रग्स तो नहीं दिखाओगे। ऐसा कौन बोला, आपने तो कहानी भी नहीं सुनी है, आप एज्यूम क्यों कर रहे हो ऐसा। सो उनको लगता है कि परसेप्शन होता है लोगों का, बट फ्रैंकली समाज, मुझे नहीं लगता कोई समाज से इन्फ्लुएंस होता। तो 3 इडियट्स का क्या, 3 इडियट्स वाज अ वेरी गुड फिल्म, है ना, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उसमें एक मैसेज भी था कि रटो मत, ये मत करो, वो मत करो, जो मैसेज था। और क्या फर्क पड़ा आज भी when I see people angling for government jobs के लिए। अभी now there एक बात है, मुझे थोड़ा तक ये एस्पिरेंट्स आई, संदीप भैया आई, इफ यू हैव सीन ऑन यूट्यूब, दीज आर वेरी गुड। इमोशनली कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे क्या लगता है कि दीज आर ग्लोरीफाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन द सोसाइटी। ये है, अब ये गवर्नमेंट जॉब की इतनी अहमियत, अभी क्या गवर्नमेंट जॉब क्या है, नौकरी मतलब क्या है, इतना क्यों आप चाहे IAS IPS हो, इतना क्या इंपॉर्टेंस। वो जो अभी देख रहे हैं कोई यंग IAS ऑफिसर्स साथ में कैमरे लेके चलते हैं, और लोग नीचे वाहवाही करते, तो दे स्टार्ट थिंकिंग, फिर वो माइंड हो जाता है। तो इतना नौकरी है ना, इतना सीरियसली क्या लेना है अपने आप को, है ना। एंड व्हाई शुड एनीबॉडी बी, क्यों। हमारे गुजरात में ना एक कहावत है कि अगर बेकार ही इंसान, मतलब एक गुजराती कल्चर है कि ज्यादातर लोग फौज में नहीं जाते, फॉरगेट फौज, नौकरी का भी इतना कल्चर नहीं है गुजरातियों में। दे हैव देयर ओन बिजनेस, दे आर डोंट इंप्रेस बाय दीस, बोला IAS ऑफिसर, हाँ ठीक है तो क्या है, मतलब
दे आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय दीज थिंग्स। वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड भी करता है ना। सो है एंटरप्रेन्योरशिप पे आई काफी कौन सी आई एंटरप्रेन्योरशिप पे, सुई धागा थी और 2-3 और थी, और उससे क्या हुआ? लोग तो अभी भी नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं। कौन इन्फ्लुएंस हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप पे फिल्में आई है, पर कौन इन्फ्लुएंस हुआ है? सो जिसको फिल्मों से नहीं, अपने आप से, अपने एजुकेशन से आदमी इन्फ्लुएंस होता है, अपने हालात से इन्फ्लुएंस होता है। फिल्मों से तो इन इंडिया स्पेशली फिल्में तो एक माध्यम है टाइम पास करने का और एंटरटेनमेंट का, कि भाई चलो जाए फिल्म देखें, एस्केपिज्म का भी एक माध्यम है। सो दैट वाज माय आंसर कि ऐसा कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं होता है ना, ऐसा कोई जिसको होना। अब अगर इन्फ्लुएंस होना ही होता तो कोई रामन राघव देख के मर्डर करने निकल पड़ता, ऐसा कोई नहीं होता है। सर, तो आपका मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, विच हैज केप्ट यू सो मोटिवेटेड फॉर दीज मेनी इयर्स? जो ऐसे आप बोल रहे हैं कि आपने अभी रिसेंटली आपको एक पहचान मिली है, बट यू हैव बीन स्ट्रगलिंग एंड वर्किंग, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? माय वाइफ, देखो बहुत जरूरी है। हाँ, माय वाइफ सिंधु बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि जब आदमी सक्सेस का तो बहुत, अब जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, और मैं ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, अरे आपने पहचाने नहीं ये। जब फेलियर होते हो ना, जब सक्सेसफुल नहीं होते तो सब गाली देंगे, अरे यार क्या नेवी था, छोड़ के आ गया, ये क्या मर रहा है, राइटर ऐसा कौन सा पढ़ा लिखा है नहीं, क्या राइटर, ऐसा होता है। सो ऐसे में मुझे तो बहुत जरूरी है अपना मानसिक संतुलन रखना। अगर कोई सपोर्ट हो तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरी वाइफ भी अगर नैगिंग वाइफ होती, तू पढ़ती रहे, क्या राइटिंग कुछ और, मतलब ऑफ कोर्स मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कभी वो नहीं किया, लाइक आई सेड। और लेकिन उसका भी तो सपोर्ट, अगर मैं नाइट शिफ्ट में नौकरी करता था, रात को नौकरियां है ना, कॉल लेता था और सुबह मैं चक्कर काटता था, तो मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं था, मैं 18-20 घंटा जागता था। तो बच्चों की स्कूल, उनको छोड़ना लेना, ये भी तो सपोर्ट, टाइम पे मुझे खाना देना, एक कमरे के 2 कमरे, मतलब 1 बेडरूम हॉल में अगर रह रहे, तो मेरे जब मैं सो रहा हूँ सुबह के टाइम 2-4 घंटे, तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस हिसाब से अपना रूटीन प्लान करना, किचन में भी जब बना रहे बर्तन का, ये सब छोटी छोटी बातें है ना, ये सब तो सपोर्ट होता है। तो ये टिक गए तो सब बहुत जरूरी है। क्रिएटिव फील्ड, स्पेशली इन इंडिया, क्रिएटिव फील्ड में सपोर्ट बहुत जरूरी है अपने घर वालों का। मेरा तो वही इंस्पिरेशन है, उन्हीं का। कई बार हमें डाउट जाता था अपने आप पे कि यार ये कुछ गलती तो नहीं कर बैठे, लेकिन उनका कन्विक्शन था कि नहीं आप है राइटर सॉलिड हो, आप लिखो। तो ऐसा था। तो सर, आपने कब डिस्कवर किया कि यू वांट टू बी अ राइटर? मतलब आप हाउ डू यू सॉर्ट, मतलब हमें कैसे समझ में आया कि हम इस चीज में अच्छा करेंगे? और आपने जैसे बोला कि इतने साल बाद आपको एक रिकग्निशन मिला, तो इतने टाइम हमको ये नहीं लगने लगता है कि क्या पता हमारे काम में उतना वो इफेक्ट है या नहीं है? तो हाउ डू यू? आम लोगों को ऐसा लगता है, हमें नहीं लगता। मुझे तो जब मैं फिल्में देखता था ना, हाँ लगता, आम लोगों को लगता, मुझे नहीं, कभी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता था कितनी वाहियात फिल्में बन रही है यार। मुझे जब से मैं I'll tell you what, मतलब मेरा जर्नी कैसा था कि मैं 11वीं में फेल हो गया, फिर हमको डिप्लोमा करना, इंजीनियरिंग करने मद्रास गए। मद्रास 4-5 लड़के जा रहे थे हमारे, तो मैं भी चला गया, है ना। अब मुझे तो शौक नहीं था पढ़ने का, तो फर्स्ट ईयर में था, तो बाजू इतना मुझे शौक था फिल्में देखने का, मैं बहुत फिल्में देखता था, है ना। और हमारे तब 1982-83 में घर में वीडियो था, है ना, क्या बोलते हैं, VCR, तो मैं फिल्में बहुत देखता था, इंग्लिश फिल्में एंड ऑल दैट। मुझे बहुत अच्छा जब मैं 17-18 का था, तो हम मद्रास पढ़ाई करने गए 16-17 में, ना, आफ्टर 11th। तो मेरी कॉलेज को लग के स्टूडियोज थे सारे, कोडम्बक्कम में हमारी कॉलेज थी, और वहां सारे स्टूडियोज थे, तो मैं तो वहीं चक्कर काटता था। मैंने कहीं तमिल फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है ना, तो वहां से मुझे चस्का था, चक्कर काटे मैंने। फिर कुछ तो एडवेंचर का स्पिरिट था हमें। एक लुक बैक यू रियलाइज कि आपका स्वभाव ही अलग था। तो फिर मैंने कहा कुछ और करते हैं, तो मैंने भारतीय नौसेना ज्वाइन कर ली। इतना आसान भी नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ, पर वो लोग ने सिलेक्ट कर लिया मुझे। अब मैं भारतीय नौसेना में था। क्या तो गुजरात से, आई वाज अ सेलर, मैं तो लोवेस्ट रैंक पे था, जो सेलर होते हैं ना, लोवेस्ट रैंक, सिपाही, सीमैन 2nd क्लास, आई वाज दैट। तो पहली बात तो जब ज्वाइनिंग किया, ट्रेनिंग में गए, तो मैं बहुत ही कमजोर था। तो मुझे ये लोग बोल रहे कि तू साला पैसे दे के आया क्या इधर? मेरे ट्रेनर, मैंने कहा पैसे दे कौन मरने आएगा इधर, है ना। और एक ही गुजराती, आगे पीछे के बैच में कोई गुजराती था नहीं। लेकिन नेवी में 6 महीने की वो ट्रेनिंग ने मेरा पूरा लाइफ, एटीट्यूड सब बदल दिया। बाय द टाइम वी पास्ड आउट, मतलब पहला महीना तो लगता था कि मर ही जाएगा। बाय द टाइम वी पास्ड आउट, आई वाज रिकमेंडेड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर्स ट्रॉफी। वो नहीं मिली अलग बात है। सो वो 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग में मेरा लाइफ ही बदल गया।
अब फिर नेवी ने ये गलती कर दी कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा हो गया। तो मैंने 7 Okay. साल बाद मैंने कहा अब मैं नेवी छोड़ रहा हूँ। बोला अरे क्या बात कर रहा है, पेंशन तो लेके जा, 15 साल पूरे कर, ऐसे नहीं कोई हाँ। जरूरत ही नहीं है। तो मैंने छोड़ दी। तो देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट आई विल डू एनी, कुछ भी कर लूंगा मैं। तो 95 में मैंने नेवी छोड़ी। फिर आई ट्राई, लेकिन क्या होता है ना, हमारे वहाँ गाइडेंस की कमी है। वी डोंट है, और किसी को बताएंगे तो घर वाले ही आपको मॉक करेंगे, क्या राइटर फाइटर ऐसा बोलते हैं। तो तब आज तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत है, 95 में क्या सोचेंगे ना कि अरे क्या है, क्या हो गया इसको, यू नो, और फिर ब्लेम करेंगे हमारी गर्लफ्रेंड को जो आज हमारी वाइफ है, ये जब से ये लड़की आई है उसी का ये, ऐसा सा। तो अच्छा, तो व्हेन आई वाज इन द नेवी ना, मेरे कुछ आर्टिकल्स छपते थे अखबारों में। मैंने अभी यहाँ फ्रेम करके लगाया है, तो मैं कैमरा मूव नहीं कर सकता। यहाँ स्टार्टिंग में कुछ अखबारों में आर्टिकल्स छपने लगे। लाइक आई सेड, क्योंकि अगेन मेरे को ऐसा वो ज्ञान नहीं है साहित्य का, लेकिन मैंने इतना इंग्लिश में पढ़ा, मतलब वो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े है ना, इंस्टिंक्टिवली आई कैन से एक सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग, या ग्रामेटिकली करेक्ट है, यू नो। तो मेरे आर्टिकल्स छपने लगे अखबारों में, यू नो, टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स में। फिर जब डीएन आया तो डीएनए में छपने, वो तो डीएनए तो खैर 2000 के बाद आया। तो मेरे डिविजनल ऑफिसर्स थे, वो लोग, उनकी वाइफ थी पब्लिश, शी वाज एन एडिटर। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आपका है, आपको फ्लेयर है राइटिंग का, एंड आई हैव सीन सो मेनी प्रोफेशनल्स, उनसे आप बेटर लिखते हो। तो फिर आर्टिकल छपने लगे। उसका रिस्पॉन्स भी, तब तो लोग अखबारों में चिट्ठियां लिखते थे, तो मेरे नाम पे फैन मेल आने लगा तब, यू नो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, राइटर तो बनना है, लेकिन फिर परिवार भी चलाना है, यू नो। तब नए नए कॉल सेंटर्स आ रहे थे, तो अपने को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी है, वो भी क्या। बट आई वाज, एक गोल था, और आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी कहानियां अलग ही होगी। और मुझे ये भी मालूम था कि मेरी कहानियां बिकॉज अलग होगी, लोगों को समझ में नहीं आने वाली है। तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, ये टाइम लगने वाला है। मैं सोचा कि 10 साल लगेंगे, लेकिन 22 साल लग गए, पर ठीक है। सो आई वाज वेरी कन्विंस्ड। मैं तो इसमें एक बेवकूफी भी होती है कि एक तो हम अपने आप पे भी कन्विंस हो, हम दूसरों को बेवकूफ भी समझ रहे हैं। आज मैं देखता हूँ कि आई वाज राइट। ज्यादातर को स्टोरी, मतलब आई वाज राइट, इसमें कोई वो ह्यूमिलिटी एरोगेंस की बात नहीं है। कैसे आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कई फिल्मों को फंडिंग कैसे मिलता है, ये तो बियॉन्ड, ऐसी वाहियात फिल्में उसको फंडिंग मिल जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज उसमें वो कोई लीड है, तो प्रोड्यूसर बता हाँ इतने में आई, इतने में बिक जाएगी, ये होगा, मतलब वो हिसाब किताब है। तो ऐसा है। अब देखेंगे, वक्त ही बताएगा हमारी कहानियां कैसे हो रही है, क्या। तो दूसरा क्या है ना कि स्टोरी, मैं तो कहानी लिख दूंगा, लेकिन बिकॉज इट्स साझा, इट्स अ वेरी कलेक्टिव थिंग, है ना। मैं कहानी लिख दूंगा, लेकिन कई बार डायरेक्टर ने 2-3 कहानियां ऐसी हुई है बुरी तरह बिगाड़ी है। लास्ट ये बत्ती गुल मीटर चालू का एग्जांपल दो, मैंने लिखी थी, वो इतनी खराब कि मुझे झगड़ के नाम निकलवाना पड़ा। ऑफ कोर्स उसमें मेरा क्रेडिट है ओरिजिनल स्टोरी का, वो डायरेक्टर ने, और इतना वो है, ये शाहिद कपूर ने अपना दिमाग लगाने लगते ना, जब नहीं होता है तब बहुत तकलीफ होती है। ये पिक्चर पिट गई बुरी तरह, है ना। तो ये समझ नहीं रहे क्या होता है ना। प्रोड्यूसर, अगर कोई डायरेक्टर किसी एक्टर को कन्विंस करके आता है ना, तो वो चौधरी बन जाता है। फिर प्रोड्यूसर बोलते हैं कि अरे चलो ये एक्टर कन्विंस है, डायरेक्टर कर रहा है, आप करने दो। उसी में आप देखो एग्जांपल में, नाम अभी इतने नाम ले लिए तो, और मतलब इतनी सुपर फ्लॉप फिल्में हो रही है, अब समझ में नहीं आ। राम सेतु भी देख लो ना आप, देखो फिल्में, अगर आप अब कोई फिल्म आप चमचागिरी के लिए बनाओगे, या कोई फिल्म आप बनाओगे किसी को अपीज करने के लिए, या आपको लगता है कि अभी 2 चीजें बहुत, ये फलानी केरला स्टोरी चल गई तो आप एंटी मुस्लिम कुछ बनाएंगे, हिंदू कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना यार। वो कुछ चल गई, फिर ऐसा नहीं होता है ना। पिटेंगे फिल्में, पिट रही है, पिटनी भी चाहिए, ऐसी फिल्म में पिटनी ही चाहिए। तो आपने कितनी स्टोरीज लिखी हैं अभी तक? वो मैं लिखी तो काफी है, लेकिन मैं तो सिर्फ जो हिट है उसका नाम ले रहा हूँ, फ्लॉप का तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ मैं। वो बोलूंगा कई बार ऐसी स्टोरीज भी होंगी ना जो कभी मूवी बनी नहीं, पर आपने स्टोरीज लिखी हैं। काफी है। जैसे स्टोरी जब लिखते हैं तो आपको वो जो स्विचिंग ऑफ रोल्स होता है कि भाई अब मैं आई एम अ राइटर नाउ, तो एकदम अलोन आपको एक सॉलिट्यूड में जाना रहता है, ऐसा कुछ है क्या? ये मेरा कमरा है जहां बैठ के मैं लिखता हूँ। ये वो तो खैर पहले तो मैं एक 1 बेडरूम हॉल का रूम था, है ना। तो बस जब बच्चे स्कूल जाता है, जैसे जब मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था तो मैं सुबह 3:30-4 बजे छूट के आता था, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग आता था, चुपचाप मैं डेस्क पे बैठता था। जब बेडरूम में ही मेरा एक डेस्क था जहां मेरा वो पीसी था, और 3-4 घंटा लिखता था। फिर 6 बजे वाइफ जाग जाती थी, बच्चों को स्कूल भेजते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, फिर मैं सोने जाता था। और फिर 12-12:30 बजे अर्ली लंच करके मैं, क्योंकि ये फिल्म वाले 2 बजे के बाद जागते हैं सारे, तो फिर उनके चक्कर काटता था।
फिर वहां से सीधा मोटर बाइक लेके 5:30 बजे 6 बजे की शिफ्ट में मैं नौकरी पे चला जाता था। तो ये एक रूटीन था। सो इट डिपेंड। अब तो खैर भगवान की दया से थोड़ा सक्सेस, तो मेरा अपना एक कमरा है ना, जहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा रूम है, तो ये मेरा अड्डा है, तो यहाँ मेरा अपना टीवी, मेरी किताबें, मेरे पोस्टर्स, ये सब है। देखो पीछे रुस्तम का पोस्टर दिखाई देगा आपको। तो ये है, देख के खुश होता हूँ मैं। ये मेरा रूम है, ये मेरा अड्डा है, यहाँ बैठ के मैं लिखता हूँ। ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ बैठ के मैं लिखता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है। पहले आपने किसको अपना स्क्रिप्ट सुनाया था? मेरी वाइफ को सारी स्क्रिप्ट पहले उसको सुनाता हूँ मैं। अच्छा, ओके। एंड प्रोफेशनली? प्रोफेशनली मुझे याद नहीं आ रहा है। अब्बास मस्तान, अब्बास मस्तान को सुने, काफी मिले थे, मतलब काफी लोगों को। खैर अब तो अलग अलग स्क्रिप्ट अलग अलग लोगों को सुनाते ही रहते हैं, हम लोग मिलते ही रहते हैं। बट सबसे पहले आई थिंक राकेश परमार करके एक डायरेक्टर, जो तारा करके टीवी सीरियल आती थी, तारा 1995 में, मैं उनको असिस्ट करता था, है ना। और मंजूर सिन्हा जी, और एक बहुत सालों पहले ये जो है, तो बिकॉज मैं उनको जानता था, तो जो लिखता था उनको मैं सुनाता था पहले, है ना। तो हाँ, उनको सुनाई है मैंने। हालांकि वहां कुछ हुआ नहीं, वो लोग तो खैर अभी रिटायर भी हो गए। तो फिर धीरे धीरे मुलाकात होती। फिर बॉम्बे में आके मैं जिस फ्लैट में रहता था, मैं जिस फ्लैट की बात करता, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे वो अब्बास भाई मस्तान भाई के चीफ असिस्टेंट थे। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था। तो पहले रुस्तम अब्बास भाई करने वाले थे, तो फिर अलग, हर कहानी की एक तकदीर होती है। फिर अलग अलग हिसाब किताब हो गया सब, है ना। फिर वहां से घूमते फिरते रुस्तम का बहुत ज्यादा जिक्र जैसे कि आ ही रहा है। तो सर जैसे कि उसमें एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है, और जनरली जो हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, जैसा उस मूवी में हुआ, जो एंड है ना, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो व्हाट डू यू बिलीव कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन, और मुझे लगता है दिस इज वेरी कॉमन, है ना, दो इट इज नॉट ओवर्ट बट इन अ कोवर्ट सेंस, दिस इज वेरी कॉमन। तो क्या ये ऐसा, इसका हर लाइफ में या हर कपल के बीच में इसका ऐसा ही एंडिंग होना चाहिए? नहीं, सिचुएशन है ना ये तो। आई मीन सब आदमी के ऊपर है, लड़की के ऊपर है, क्या है, मतलब अगेन आपके बीच में कितना प्यार। एक बार गलत सी रुस्तम का केस क्यों मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भारतीय नौसेना में जब व्हेन वी, तब हमारी शादी नहीं, वी वर डेटिंग, तो मैं महीनों बाहर रहता था, यू नो। सो आई नो एग्जैक्टली अ वुमन्स मानसिक स्थिति क्या हो जाती है व्हेन द मैन इज आउट। ऑफ कोर्स ऐसा कोई हमारी लाइफ को ऐसा खतरा ना, हम कोई वॉर पे तो गए नहीं है, और वो लोनलीनेस, हमारा भी हालत ऐसी खराब। चलो हम तो फिर भी हम तो आइलैंड्स पे जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में आते हैं, हम एंटरटेन हो जाते हैं वहां, क्योंकि ऑलवेज आप नेवी के यूनिफॉर्म में जाओ, हम तो जब यंग थे नेवी के यूनिफॉर्म में बाहर जाते थे, तो हमें बहुत अटेंशन मिलता था, स्पेशली फीमेल अटेंशन। तो हम आई मीन ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड की याद आती है, बट आई कैन इमेजिन अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव क्या होता होगा। तो वही था। और ये कोई क्या कहते हैं, लाइक ऐसे सिचुएशन टू सिचुएशन होता है, मैंने नेवी में ऐसे केसेस देखे, हुआ है। और ये तो रियल केस ही है ना, ये जो रुस्तम वाज बेस्ड ऑन रियल केस ओनली, 1959 में हुआ था। तो इट डिपेंड्स कैसे होता है, क्या होता है। अब मैन हैज टू बी वेरी फेयर, उसको समझना चाहिए क्या, अगर आपको सामने सीता चाहिए ना, तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। तो ये बहुत सीधा फंडा है ना, कि अगर यू वांट सीता फॉर योर वाइफ ना, तो फिर आप भी राम बनो, है ना। अगर आप अपने आप से पूछो क्या मैं राम हूं, अगर नहीं हूं तो फिर है ना, ऑल बेट्स आर ऑफ, ऐसा होता है। बट अगेन मैन एंड वीमेन आर वायर्ड डिफरेंटली, सोच और थॉट प्रोसेस अलग होती है। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो है रिलेशनशिप के ऊपर। तो मतलब 2000 साल से लोग कभी उसको क्रैक नहीं कर पाए, इसका फॉर्मूला। हम कौन होते हैं। बिल्कुल सर। इन सिमिलर सेंस, जैसे साइकोलॉजिकल भी आपने बहुत सारा टॉपिक्स को टच किया है, तो इन योर लाइफ आल्सो हैव देयर बीन एनी से साइकोलॉजिकली डाउन टर्न्स इन योर लाइफ, जैसे आपको लगा हो कि यार अभी थोड़ा डिप्रेशन होने लगा है, कि यार नथिंग इज वर्किंग आउट, या कभी ऐसे लोग? अच्छा, कभी नहीं। डिप्रेशन इज फॉर, सी क्या होता है ना, जिसकी जिम्मेदार है। डिप्रेशन इज अ वेरी, जिस दिन मेरे, इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड फ्रैंकली, डिप्रेशन। और जिस दिन मेरे पास 1000 करोड़ होंगे, उस दिन मैं डिप्रेस होऊंगा। इट्स अ वेरी रिच मैन। हमें तो हमारा काम करना है भाई, परिवार पालना है। आई कैन अफोर्ड टू हैव दैट वर्ड डिप्रेशन इन माय लाइफ, यू नो। मैन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस वर्ड। ये तो आई डोंट, पर्सनली मेरा ओपिनियन है। ये सब तो ठीक है अभी, वो है डिप्रेशन, मतलब
कई बार आप लो फील करते हो, पर इन माय केस मैं तो वो भी नहीं करता, क्योंकि मेरे मतलब अगर मैं लो फील करता हूँ तो मैं दौड़ने चला जाता हूँ नीचे, ग्राउंड पे दौड़ने चला जाता हूँ। मेरे अपने तरीके हैं इससे डील, या ये छोटे मोटे पहाड़ चढ़ लेता हूँ मैं, मेरे अपने तरीके हैं ये सब चीजों से डील करने के। कई लोगों के, कुछ लोग शराब पीते हैं, मैं शराब मोटे पीता पहाड़ जो आपका व्हाट्सएप पे जो डीपी लगा हुआ है, दैट इज आल्सो सम काइंड ऑफ व्हाट्सएप पे। अच्छा, हाँ वो मैं फोटोग्राफी करने चला गया था वसई के पास। हाँ, वो हाथ में कैमरा है। हाँ, वो हाथ में ओके कैमरा है। ओके वो मैं ओके फोटोग्राफी करने चला गया था, तो ये मेरी वाइफ ने किसी ने कर लिया ऐसे ही, ना, ओके ठीक है। So, अच्छा like I सो said, you have to keep, जी as she is a writer ना, full time, जैसे मैंने जब आपने पूछा कि आप बिजी तो नहीं हो, नॉट बिजी, क्योंकि राइटर कितना मुश्किल से हम 1.5-2 घंटा काम करते हैं, बाकी टाइम आप बैठ के अगर ज्ञान पेलोगे तो वो नहीं चलता है। आप कुछ कीप योरसेल्फ। कई लोग होते हैं कि राइटर है तो फिर वो गांजा फूकना चालू कर देते हैं, बाल लंबे कर लेते हैं, अतरंगी हरकतें करते हैं, उससे आप ये सब गेटअप में आने से आप राइटर नहीं बनने वाले हो। आपको राइटर लिखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप डेढ़ एक दो इंप्रेशन। घंटे लाइक 1.5-2 घंटे यू आर राइटिंग और 1.5-2 घंटे यू आर थिंकिंग एंड राइटिंग। नहीं, थिंकिंग तो 24 घंटा चालू होता है, ओके मतलब कोई हाँ ना कोई माइंड चालू ही होता है। ओके एक्चुअल काम तो 1.5-2 घंटा ही होता है दिन में, 2-2.5 घंटा, और क्या होता है, कभी कभी बहुत प्रेशर है जैसे तो आप 3 घंटा कुछ और काम करना काम कर रहे हैं तो वो चीज गेट डिलेड, और कोई मींस दैट काम ही नहीं राइटिंग आता। गेट डिलेड। नहीं, ओके और कोई काम देखिए, राइटिंग के अलावा व्हेन आई सी, यू शुड नो हाउ टू कट। अभी राइटिंग, अभी जैसे फॉर एग्जांपल सुबह, और अच्छा मेरा जो पर्सनल रूटीन है, मैं सुबह 10 बजे मेरे डेस्क पे बैठता हूँ, 1 बजे तक लिखता हूँ, लंच करता हूँ, फिर यूजुअली जो मीटिंग्स होती है उसमें चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ जॉगिंग टॉगिंग कर लिया, मूड है तो, या कुछ और कर लिया, अपना टीवी देखा, किताब पढ़ी, सो गए। बहुत सिंपल सा रूटीन है, मतलब देयर इज नो यार दोस्त है, मतलब लाइक आई सेड, सोशलाइजिंग इतना, पार्टीज वार्टीज ना मुझे कोई बुलाता है, ना मुझे जाने का शौक है, ऐसा ही रूटीन है। सो इट इज, यू हैव टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, लाइक आई सेड। कई लोगों को शिकायत है जब मैं जाता हूँ, बोला सर आप राइटर लगते नहीं हो, तो एक इंप्रेशन है कि राइटर क्या होगा, लंबे बाल हो गए, बेचारा ऐसा है ना, अजीब सा होगा, गांजा वांजा फूक रहा होगा। हमको तो कभी जरूरत ही नहीं। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि सर मैं तो रात को ही लिखता हूँ, गांजा मारे बगैर मैं तो लिख ही नहीं सकता। मैं सनसेट के बाद मैं कभी काम नहीं करता, मेरा एक और रूल है, सूर्यास्त के बाद काम नहीं करता मैं, है ना। और देयर इज नो नीड, ऐसी कौन सी मजबूरी है, सुबह करो, उठ के अच्छा नहा धो के फ्रेश होके लिखो, अपना दोपहर तक लिखो, बस, और क्या। तो कई लोग तो रात को लिखते हैं, कई लोग को मैं जानता हूँ जो कैफेटेरिया में बैठ के लिखते हैं। अब आई एम वेरी, मेरे ही दोस्त लोग हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार कैफे में बैठ रहे हो आप, यहाँ से चहल पहल चल रही है, आप कैसे लिख सकते हो। हाँ वो उनका बिकॉज एक वो टैलेंट है, आवाज वो डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट होगा उनका ऐसा। टैलेंट है, वो उनका टैलेंट है। अब मैं इधर लिखता हूँ बैठ के, अब जिस दिन मजबूरी हुई तो लिख लेंगे कैफेटेरिया में बैठ के, अभी तो चल इधर। राइट So, सर। सर आपके बिजनेस के बारे में भी हमें कुछ बताएं, जो ई बिज आपका जो बिजनेस है उसके बारे में। वो पहले था, वो पता नहीं क्या, जब मैं विप्रो में जॉब करता था ना, मैं ऑपरेशंस में ओके था, फिर मेरा प्रमोशन हुआ एंड ऑल दैट, तो तब फिर पहले ऑपरेशंस में था, फिर मैं इसमें गया रिक्रूटमेंट में, फिर विप्रो छोड़ के मैंने रिक्रूटमेंट चालू किया फॉरेन लैंग्वेजेस का। मतलब ये कॉल सेंटर्स में ना स्पेनिश, जर्मन, इटालियन बोलने वाले लोगों की जरूरत है, तो मैंने वो रिक्रूटमेंट चालू किया था ओनली फॉर फॉरेन। सो आई वाज अमंग द ओनली कंपनीज इन द कंट्री जो फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स के लिए स्पेशलाइज करती थी। ये सारे TCS, विप्रो, एक्सेंचर, सारे मेरे क्लाइंट थे। आई यूज्ड टू गिव देम पीपल हु यूज्ड टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज, इंडियंस जो यूज्ड टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेस। तो अपने बहुत सारे कॉल सेंटर जहाँ जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और कौन से मैंडरिन, ये सब बोलने वालों की जरूरत होती है, तो आई वाज स्पेशलाइज्ड इन दैट, वो मेरा काम था, मतलब बिजनेस था। फिर 2013 के बाद जब मेरा फिल्म लाइन का काम बढ़ने लगा, वो कंपैरेटिवली छोटा लगने लगा, मैंने कहा छोड़ो अभी, 2013 से तो बंद ही है वो सब। 2013 से मैं स्ट्रिक्टली स्क्रिप्ट राइटिंग करके ही अपना परिवार पाल रहा हूँ मैं। एंड नाउ तो यू आर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सर। डायरेक्शन इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन और इट्स अ नेक्स्ट थिंग, मतलब इसी करना तो इसी फील्ड में तो कुछ ऐसा करना है क्या सर, जैसे कि इफ यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी देन यू आर डायरेक्टिंग इट आल्सो, तो आप बहुत ज्यादा रियलिस्टिक उसका व्यू ला पाते हैं, सिमिलर एज यू हैव इमेजिन्ड इट? ना ना, सी डायरेक्शन इज आल्सो वेरी, पर्सनली आई फील एज अ डायरेक्टर मैंने फिल्म तो बना ली है, बट आई एम नॉट, जो होना चाहिए वैसा नहीं है, यू नो, जो ये बनते बनते बना ली फिल्म, ये तो स्मॉल बजट की फिल्म थी, बट पर्सनली डायरेक्टर का फितरत अलग होता है। डायरेक्टर की फितरत होती है ना पकड़ के रखना, मेरे में उतना प्रेशर। दूसरा क्या है, एज अ डायरेक्टर आपको 50-100 लोगों से मिलना पड़ता है, एज अ राइटर मुझे सिर्फ डायरेक्टर से बात करनी होती है,
तो आई पर्सनली प्रीफर टू बी अ राइटर, यू नो, जितने कम लोगों से बात करो उतना मेरे लिए अच्छा है। मतलब वो आर्ग्यूमेंट, एज अ डायरेक्टर आपको आधा तो मैनेजरियल काम करना पड़ता है, कोई एक्टर रूठ जाता है, वो मेरा मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर मैं तो प्रोड्यूसर भी था, तो वही नेक्स्ट लेवल के पंगे कि मैं जनरेटर में तेल देखूं या तुम्हारा शक्ल देखूं या तुम्हारा शॉट लगाऊं, तो वो अलग है। फिर कि पानी की बाटलियां का हिसाब रखूं, तो ये अलग हिसाब हो जाता है, स्पेशली छोटे। तो देख लिया मैंने, कर लिया, बट आई एम वेल ऑफ एज अ राइटर। डायरेक्शन करना है मुझे, आई एम अभी भी मैं अपने जो डायरेक्शन की जो क्राफ्ट है ना उसको होन कर रहा हूँ मैं। दो तीन बड़े डायरेक्टर को मैं शेडो कर रहा हूँ, उनके साथ सेट पे, हमारे एक टीनू देसाई साहब है, उनके साथ मैं सेट पे रह रहा हूँ, नीरज पांडे जी को शेडो कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे अभी सीखना बहुत है एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर सीखना है। आप किसको शैडो किए हैं, या मतलब हु वाज योर इंस्पिरेशन, या आप किसके फैन हैं? कोई नहीं। ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा मतलब लाइक आई सेड, बस सबसे ज्यादा बुक्स आपने किसकी पढ़े? मैंने जेफरी आर्चर, जॉन ग्रिशम, अरविंद वॉलेस, फिर और क्या था, लियोन यूरिस, और दीज आर माय फेवरेट ऑथर्स। और कौन था, बचपन में तो खैर वो सब पढ़ते थे हम, फिक्शन, एनिन ब्लाइटन, हार्डी बॉयज एंड ऑल दैट, बट बड़े फिक्शन में जेम्स हेडली चेज मैंने बहुत पढ़ा है, जॉन ग्रिशम ऑफ कोर्स, जेम्स मिशनर आई हैव रेड अ लॉट, मतलब इनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी है, लियोन यूरिस, जेफरी आर्चर, जेम्स मिशनर, जॉन ग्रिशम, टॉम क्लैंसी, इनकी जितनी किताबें आई है सब मैंने 5-5 बार पढ़ी होगी। तो 5-5 बार क्यों? मतलब व्हाट, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में क्या चेंज आ जाता है? नहीं, कई कुछ किताबें, अभी जैसे मारियो पुजो की गॉडफादर, वो तो मैं जब 10 समझो ना 12-15 साल का था तब पढ़ी थी मैंने, फिर पढ़ी मैंने, पढ़ते अभी मैंने पढ़ी, इतने से 8-10 साल बाद फिर मैंने निकाली मेरी लाइब्रेरी में से, लाओ चलो गॉडफादर पढ़ते हैं, तो फिर 2-3 दिन में वो निपटा दी, सोने से पहले जब मैं पढ़ता हूँ तो वापस पढ़ी, पता होता है मुझे, अच्छा लगता है मुझे, वही कहानियां बार बार पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छी कहानियां होती है तो ही मजा आता है, हमें मालूम होता है क्या होने वाला है, बट दैट इज द ब्यूटी, तो अच्छा लगता है, सो आई लाइक दैट, these are my favorite. कितने साल पहले कोई पढ़े उसके बाद वन शुड स्टार्ट राइटिंग? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो देयर इज नो फिक्स्ड दिस थिंग, आपको लगे कि मैं तैयार हूं तो लिखना शुरू करो, इसमें तो लिखना ही है ना, मतलब देयर इज नो, आप लिखना शुरू करो, अब वो कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे, अच्छा होगा बुरा होगा वो तो टाइम ही बताएगा, है ना, बाकी आप व्हेनेवर यू फील यू आर रेडी लिखना शुरू करो। मैं भी तो लिखता ही था ना जब मैं 18-20 साल का था, तब मुझे क्या मालूम, तो वो बिकानी अलग बात है, मैं तो 20 साल की उम्र, 18-20 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था मैंने, ये फिल्म लिखेंगे चलो, है ना, ऐसा लिखते भी थे, इमेजिनेशन। अभी वाइस वर्सा भी हुआ है कि द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर हैज कम टू यू एंड दे हैव गिवन यू अ स्टोरी लाइन कि इस पे आपको बिल्ड अपॉन करना है, या कुछ ऐसा? कम हुआ है ऐसा, कम हुआ, क्योंकि एक तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर देते हैं वो ओरिजिनल होता नहीं है ना, दूसरा बहुत मुश्किल है, मतलब दूसरों के आइडियाज पे मेरा काम करना भी मुश्किल है ना, मैं कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि किसी और का थॉट है ना, उनका कन्विक्शन होगा, उनका कुछ होगा, मैं अपने कन्विक्शन पे ज्यादा काम कर सकता। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, सारी कहानियां जो मैंने लिखी है ना सब मेरी खुद की क्रिएटेड थी, है ना, चाहे वो इकबाल हो, चाहे वो रुस्तम हो, चाहे बत्ती गुल मीटर चालू हो। And what about the actors who are playing that role? मतलब आप इमेजिनेशन में भी रखते होंगे कि मैं इसके लिए लिख रहा हूँ? अभी नहीं, एज अ राइटर आपको जस्टिफाइड लग जाता है कि ये एक्टर इज प्लेइंग ओके, ही हैज जस्टिफाइड द रोल? एक कहानी या थी, एक मन में एक टीस रह जाती है कि नहीं यार वो मजा नहीं आया जो मेरी इमेजिनेशन में था? एक दो बार ऐसा हुआ है, सी देयर वाज अ फिल्म मेकर, देयर इज अ फिल्म मेकर जॉन मैथन, जिन्होंने सरफरोश बनाई थी, है ना, मैं उनका जबरदस्त फैन था, तो मैंने उनको एक कहानी दी, उसका नाम कुछ और था, मेड इन इंडिया था, समथिंग वेरी फनी कहानी। अब इमेजिन करो, वो कहानी का नरेशन दिया शाहरुख खान को, लेकिन उसमें लिया हिमेश रेशमिया को, सोचो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी, है ना। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आधी पूरी है भी फिल्म कहीं तो भी, वो तो बहुत बेकार बनी है, बहुत बेकार कर दिया लोगों ने, तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के कहानी एंड चेंज कर दिया है, ऑल दैट, तो उन्होंने सुनाई या पता नहीं क्या था, पर इमेजिन करो कि किसी चीज का नरेशन जॉन साहब ने दिया शाहरुख को, और फाइनली जब मैं, तब तो मैं नौकरी कर रहा था, मैं रिक्रूटमेंट के लिए कोहिमा नागालैंड उस तरफ गया था, नॉर्थ ईस्ट में, तो वापस आया, बोला मैंने हीरो साइन किया, मैंने कहा कौन है, बोला हिमेश रेशमिया। अरे तो ये तो ऐसे 1-2 बार सदमे ऐसे लगे मुझे। अच्छा, सदमे, right. So I remember when as a teenager, my one of my favorite book was Gone with the Wind.
तो Gone with the जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, बहुत छोटी थी मैं, और वो इमेजिनेशन एंड दैट ग्रैंड्योर जो मैंने उसमें बुक में इमेजिन किया था, एंड आई हैड फॉलन इन लव विद दैट बुक। उसका फिर हाँ, मैंने कभी उसको सर्च किया कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, तो मैं वाज वेरी बहुत बहुत कीन फेमस टू मूवी वॉच। बनी है, मैं नाम, हाँ हाँ, बहुत फेमस। पर क्लार्क गेबल थे वो, उसमें, स्कारलेट ओहारा थी। हाँ साल, तो पर जो इमेजिनेशन बुक में जो एक ग्रैंडरनेस थी, वो मूवी में नहीं आई, यू नो, लाइक कई बार, आई डोंट नो, मैं कुछ पर कह नहीं सकती, फ्रैंकली पर मैंने कोशिश, बचपन में मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं पक गया था और मैंने ना 10-15 पेज के बाद रख दी वो किताब। मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया। रियली, वो इतनी मोटी, पता नहीं फॉर सम रीजन मैं पढ़ ही नहीं पाया वो किताब। मैंने ओके, पिक्चर भी देखी है, मुझे याद है, लेकिन बचपन में देखी थी। बट यस, वो अलग ही कहानी थी। आप कैसाब्लैंका देखो, फिल्म का स्टोरी टेलिंग हाँ, जबरदस्त था। कैसाब्लैंका ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, इट वाज वेरी गुड दिस थिंग। पर ये गॉन विद द विंड है कल्ट क्लासिक। और कुछ चीजें, अब जैसे कोई लोग बहुत तारीफ करते, इंग्लिश पेशेंट नाम की एक फिल्म आई थी, और यहाँ ये तारीफ होगी, मैं तो इतना पक गया, मैंने कहा यार ये क्या है यार, मतलब बुरी तरह पक गया मैं उसमें। और कई लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे जबरदस्ती कोई लेके गया था देखने, और मैंने कहा ये क्या है यार तुम लोग, मतलब अगेन सब्जेक्टिव है, ये सब सब्जेक्टिव है। पर फिल्म में ओके, जिसने भी गॉन विद द विंड, जो ग्रैंड्योर की आप बात कर रहे हो ना, तो वो एक कला है टू दर्शाना, यू नो। वो जो जो उसने लिखा है, वो आपको उभर के आना, वो एक बहुत बड़ी कला है। वो नॉवेलिस्ट में होती है, वो कलाकारों, हाँ, मतलब वो राइटर बड़े बड़े, ये तो नॉवेलिस्ट हो गए ना, तो उनमें होती है कहीं। जैसे आप जेम्स मिशनर का पढ़ोगे, वो डिस्क्राइब करेंगे कि फलाना डिश कैसे बनती है, तो यू कैन लिटरली फील दैट। वो लिखा हुआ है, लेकिन या, आप फील, वही तो कला है ना। ये बड़े राइटर ऐसे थोड़ी बनते हैं ना, ये उनकी मतलब कला वो है। पढ़ के मुंह में पानी आ जाने वाला एक वो यस, रहता है, बिल्कुल, तो ये तो राइट, अलग कला है, नॉवेल लिखना तो अलग कला है, और बहुत ही स्पेशलाइज क्राफ्ट है, स्पेशलाइज आर्ट है। वो अपने बस की बात नहीं है। अपन स्क्रीन प्ले, अपन फिल्मों की कहानियां, एक अच्छी कहानी आप लिख सकते हैं, ये अपने को पता है। so you imagine yourself as a lead role while you are writing? जिंदगी में नहीं, कैसे, मतलब पॉसिबल, जो चीज आती नहीं है, एक्टिंग, मतलब क्या होता है ना। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे आप एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते, क्योंकि अगर करेंगे ना, परिवार भूखे मर मैं जाएगा। भी अभी वही बोलने वाली थी, बिकॉज मतलब यू लुक वेरी हैंडसम, सो यू कुड हैव ऑलवेज ट्राइड इट। सी, शक्ल से एक्टिंग नहीं होती ना, एक्टिंग तो आना तो चाहिए आपको। एक्टिंग का इसी आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन भी तो एक कला है ना, ये सीखना पड़ता है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनएसडी में पूरे साल सिर्फ 20 लड़कों को लेते हैं, लड़के लड़कियों को। ये आईएएस आईपीएस से ज्यादा मुश्किल है एनएसडी में एंट्री फॉर यू, बिल्कुल, मैं बता बिल्कुल। रहा हूँ। नवाज उसके बैच में, ही वाज वन ऑफ अमंग द टॉप, आई मीन टॉप परफॉर्मर्स। एनएसडी का, उसके बैच का वन ऑफ द टॉप पर, फिर भी 12-15 साल वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं थे। और वो तो मंजे हुए ट्रेन्ड एक्टर। हमको तो कला, उन्होंने तो ड्रामा पढ़ा है, उन्होंने दे हैव टेकन थियोरेटिकल ट्रेनिंग, यू नो, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन एक्टिंग, तो भी 12-15 साल स्ट्रगल करना पड़ा। इमेजिन हमारे क्या हाल होंगे। तो सिर्फ 6 फुट 1 इंच होने से, हमारे आदर्श नगर में हर तीसरा बंदा 6 फुट 1 इंच का है, उससे क्या होता है। हमारे नेवी में हर तीसरा बंदा 6 फुट का था, मेरे साथ तो सारे, तो दूसरा बंदा हर 5.5 फुट, आई मीन 5 फुट 10 11 6 फुट। उससे नहीं होता, शक्ल वकल से नहीं होता, एक्टिंग आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू एक्ट, विच इज अगेन अ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट। तो कई बार मैं देखता हूँ ना कि लड़के लड़कियां आ जाते हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक दे आर ब्यूटीफुल, दे थिंक दे आर हैंडसम, या आस पड़ोस ने बोल दिया कि अरे तू गुड लुकिंग है आज। ऐसे नहीं होता। आपको पढ़ना, यू हैव टू लर्न दैट क्राफ्ट, यू नो। एक क्राफ्ट है, राइट, कला है, तो आपको होन करनी, कला होन की जा सकती है, यू नो। अच्छा, उसमें भी फर्क है, कई लोग आते हैं जो हीरो बनने आए हैं। आप हीरो बनना हो या एक्टर बनना हो, दो चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। लड़कियों को भी मैं बोलता हूँ, आप हीरोइन बनना हो या एक्टर बनने आई हो आप, यू नो, तो ये अलग है। आप अगर उस माइंडसेट आए हो कि मैं हीरो बनूंगा, तो मर गए आप, मर गए, मर गए। आपको एक्टिंग करनी है तो अलग बात है ना। तो ऐसा है। जी। So, when it all began with reading, है ना, what Yes. I'm assuming, presuming everything, Yes. है ना, तो always मेरे अंदर का मदर हमेशा पहले आ जाता है हर बात पे। तो how to inculcate that habit in a child for reading, इन अ that चाइल्ड, love, that passion, yes. देखो, हम 3 भाई बहन है ना। मेरी मदर को शौक था थोड़ा बहुत पढ़ने का, और मुझे शौक, Okay. मेरे भाई को नहीं, मेरी बहन को। तो कहने का हम एक ही परिवार में थे, लेकिन मैं खाने के टाइम, मैं बाथरूम में भी पढ़ने, यू नो,
आज का भी रूटीन है, एवरी मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लेके अंदर जाता हूँ, यू नो। Okay. तो मेरा एक आदत है, यू नो, और ये यू कांट डू दिस, ये हम वो नहीं कर सकते, वो आपको ही करना है। आपको ऑफ कोर्स हम एनकरेज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यू नो, हम थोड़ा लेकिन सबके बस की बात नहीं है, यू नो, नॉट एवरीबॉडी कैन, वो अपने आप ही होता है फ्रैंकली, यू नो, शौक वाली बात है, you know? मुझे था, तो फिर देन भी सी देखिए, अगर हम आज के जमाने में स्कूलिंग में होते ना, तो कोई मेरा शौक देख के मुझे बोलता कि यार तुमको ये पढ़ने का है, तुम एक काम करो, ये करो, आर्ट्स में जाओ, आप बीए करो, बीए लिटरेचर करो या व्हाटएवर। हमारे टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, कोई गाइडेंस था नहीं। सब बोल रहे कि अभी क्या करेंगे, तो 11वीं में फेल हो गया तो जाओ भाई कोई डिप्लोमा इंजीनियर कुछ करो 10th के भी, ऐसा होता है। पर अगर कोई एप्टीट्यूड मेरा समझता तो मुझे गाइड करता कि यार तेरे को हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है, तेरे को ये पढ़ने का वो है, तो एक काम कर, तू बीए कर, ना। तो ऐसा कोई हमें गाइडेंस नहीं था हमारे जमाने में। आज के जमाने में होता तो मेरा करियर, आई मीन, तो मेरा एजुकेशन कुछ और होता। लाइफ में मुझे एक ही रिग्रेट है कि मैं कॉलेज नहीं गया कभी, लेकिन फिर भी फुर्सत मैं करूंगा, मैं आफ्टर आई रिटायर में कॉलेज तो पक्का जाऊंगा। मैंने सोचा ग्रेजुएट होना है मुझे। मेरी वाइफ का कॉलेज में थी, तो मैं एसएनडीटी में, तो मैं जाता था उसका मेन गेट के सामने, बहुत घंटा खड़ा रहा हूं मैं। सो आई हैव सीन द कॉलेज, बाहर से बहुत देखा है मैंने, बट किसी दिन जाएंगे कॉलेज पढ़ने। एक ही रिग्रेट है मुझे कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, वो करेंगे किसी दिन, या अगले जन्म में कर लेंगे। It's very good to know, sir, that you're always mentioning your wife, and that shows that how strongly she has supported and been with you throughout your career. You know, so this is this is very not nowadays. It is not common to observe that such a sweet relationship you're having with your wife. नो, आई मीन, ये काफी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। अभी डेज तो डेज ही होते हैं ना नाउ डे, मतलब वो तो अपने ऊपर है ना, हमने लाइक आई सेड ना, जो साथ में सहन किया है, हमारा जो बॉन्डिंग है, वी हैव सीन अ लॉट ना टुगेदर, और हम दोनों का कन्विक्शन था ना, वी बोथ हैड अ कन्विक्शन कि चलो, एंड शी इज माय स्कूलमेट। जब मैं 11वीं मतलब 7वीं में था, वो 3rd में थी, शी इज माय सिस्टर्स क्लासमेट, तो बचपन से हम जानते एक दूसरे को, यू नो। सो कहने का मतलब क्या है कि कन्विक्शन था कि उनको भी होगा कि बंदा सही है, मतलब गड़बड़ नहीं करेगा जो भी करेगा। मुझे भी कन्विक्शन था कि चलो इनका सपोर्ट है, कर लेंगे। तो चल सी फ्रैंकली, मैं आजकल देख रहा हूँ, या मैरिज गैम्बल तो है। अगर हिसाब किताब लगाऊं ना रिलेशनशिप ग्राफ का, हमारे दोस्तों का है, तो है कोई ना कोई तो गड़बड़ होती है। एंड उस मामले में हम लकी, नसीबदार रहे, ना, उस मामले में नसीबदार है हम, और क्या कहें। सो व्हाट हैज बीन, मतलब जी जी, तो आपको मतलब क्या लगता है कि व्हाट इज द मेन वन थिंग इन द रिलेशनशिप टू होल्ड इट वेरी स्ट्रांग? One thing, one only. रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, स्पेस फॉर ईच अदर, है ना, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगा ना रिलेशनशिप में, कुछ नहीं। Right. So that respect. Have you ever thought of writing a story on your life also? ऐसी कोई लाइफ, एक तो, हाँ, दूसरा एक तो मैं ना ये रोमांस लिखने में बहुत कमजोर हूँ मैं, आई एम वेरी वीक। मैं कोई भी हाँ, एक्चुअली क्यों, उसका रीजन प्रैक्टिकल में ज्यादा है आप, और राइटिंग में इस वाले मामले में। नहीं, मुझे भी ऐसा, उसका मैं एनालिसिस करूं। सम पीपल राइट वेरी गुड रोमांस, क्योंकि वो रोमांटिकली आई लेड अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ विद ऐसा विद माय पार्टनर। तो मेरे लिए कुछ वो चीज के किसी के लिए, अब मैंने भी ऐसी हरकतें की है, फॉर एग्जांपल एक दिन उनकी कॉलेज में फन फेयर था, तो बोला आप जरा यूनिफॉर्म में आओगे, अच्छा लगेगा। मैं कहा आएंगे, क्यों नहीं। तो हम तब से, तो हमने हमारे मैंने सीनियर को बोला, सर आपके मेडल पॉलिश कर देता हूँ मैं। उनके मेडल लेके, नकली मेडल लगा के, नकली वो सब लगा के मैं गया, होशियारी मार रहे थे। तो मैं, उसने सहेली से मिलवाया कि ये मेरी फ्रेंड है, उसके पिताजी भी नेवी में ही है। बोला अच्छा, क्या नाम है? एडमिरल समथिंग। वो सामने से चल के आ रहे थे, मैं दीवार कूद के भागा, क्योंकि वो देखते, अरे ये 71 वॉर में तो तू पैदा नहीं हुआ था, ये कहाँ से मेडल लगा लिया तूने। तो अब ये मेरे को बहुत कॉमन लगता था। मैंने मेरे दोस्तों को, भाई इसको तो सीन है, ये तो सीन, इसको तो यूज करते हैं कहीं। मुझे कहने का मतलब, क्योंकि मेरे लिए, फिर एक बार मेरे हमारे सीनियर पायलट साहब थे, वो हेलीकॉप्टर सॉर्टी पे है। मैंने कहा सर मैं भी चलूं क्या आपके साथ? बोले चलो। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, मतलब हम लोग उसी रूट से जा रहे थे, मेरी वाइफ का जो कॉलेज था SNDT, वो उसी रूट पे था। हम जा, मैंने सर 2 मिनट ऐसे ले लो ना ऐसे, और फिर मैंने ना टोकरी भर के गुलाब के फूल, नॉट गुलाब, वो क्या बोलते, गेंदे के फूल छुपा के रखे थे, और चिट्ठियां बनाई थी मैंने, ऊपर से उनकी हॉस्टल के ऊपर फेंकी मैंने हेलीकॉप्टर से। तो एक आदमी हेलीकॉप्टर से, ओह गॉड। तो ऐसा भी हमने हरकतें की है ऐसी। हमारे एक साहब ने ऐसी हरकत की, हमारे एक नेवल ऑफिसर, तो उन्होंने भी ऐसी हरकत कर दी थी,
है ना, उनको तो बहुत ज्यादा था। तो ऐसा सिर्फ हरकतें हमने की है हमारे जवानी के दिनों में, तो Right. हमारे लिए आई डोंट नो, सम पीपल से अरे ये सब तो सीन है यार, इसको डाल यार कहीं। अब मैंने कहा क्या डाला, तो कहने का मतलब आई एम वेरी गुड एट नॉट, आई एम वेरी बैड एट राइटिंग रोमांस, यू नो। फिर भी रुस्तम का जो था वो I identified with that situation. Yeah, you In the could sense relate. कि मैंने देखा है, मैंने ऐसा नहीं बोल कि बहुत केसेस नहीं होते हैं, पर एक ऐसे केसेस आते हैं ऐसे, है ना। वो लोनलीनेस जो होता है ना नेवल वाइफ का स्पेशली, दैट इज वेरी, आई हैव सीन दैट, यू नो। इवन द मेन पागल हो जाते हैं। हम लोग कई बार हम आइलैंड्स, हम लोग जब जाते हैं, यू नो, हार्ड पोस्टिंग होती है अंडमान निकोबार से भी दूर, कारदीप जो मलेशिया के पास है, तो हिंदुस्तान में तो वहां आइसोलेशन इतना होता है तो लोग पागल हो जाते हैं। उनको जो उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड की याद आती है, वो हरकतें जो मैंने देखी है, यू नो, वो पागल हो जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो आई हैव सीन दैट, सो आई कैन आइडेंटिफाई विद दैट लोनली। आप देखो रुस्तम में तेरे संग यारा जो गाना है, वो फोटोग्राफ देख रहा है उसकी वाइफ का, देन वी गो इनटू फ्लैशबैक, वो रेमिनिसेंस होता ही है ना। क्योंकि करोगे, आई मीन जहाज में, पानी में, अच्छा आर्मी वाले सब आई डोंट दूसरों का क्या है, पर नेवी में तो हम एक ही जहाज पे है, यू नो, पानी में चल रहे हैं हम लोग, पानी हर जगह, सच बात। हाँ, अच्छा जहाज पे भी ऐसा नहीं, हमारे बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, इन द सेंस 4 घंटा ड्यूटी करो, 4 घंटा ऑफ, मतलब वो जो रूटीन्स होते हैं हमारे वॉरशिप एक्सरसाइज, टफ है थोड़ा, यू नो। तो ऐसे में महीना महीना तुम कोई अच्छा तब कम्युनिकेशन नहीं, तब फिर 90s में तो सैटेलाइट फोन आ गए थे, लेकिन तब तो, अभी तो इंटरनेट होगा पता नहीं, आई डोंट नो नेवी में कैसे है, बट कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। जब तक जहाज लगता नहीं था, जहाज लगता था सबसे पहले हम टेलीफोन ढूंढते थे कि चलो इनको फोन कर दें, ऐसा सब। इट वाज वेरी टफ। तो कहने का 6 महीने वहीं समुद्र के ऊपर ही रहना है, isn't it? हाँ, पानी समुद्र के अंदर, वी आर सेलिंग ना ऑल द टाइम, वी आर, और खाली नॉर्मल, अच्छा मर्चेंट नेवी भी होती तो अलग बात है कि एक दिशा में आप बॉम्बे से समझो फलानी जगह जा रहे हो, ये तो इंडियन नेवी है, वी आर, यू नो, भारतीय नौसेना, वी आर मैन्यूवर्स हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, हमारी वॉरशिप एक्सरसाइज हो रही है, नेवल एक्सरसाइज हो रही है, तो बहुत टफ होता है थोड़ा। तो वहां पे वो नेटवर्क और ये सब का भी इशू, मतलब वो इतना नॉर्मल नहीं होता होगा ना जैसे लैंड पे है। किसका मतलब अगर आप फोन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मोबाइल वगैरह ये तो है नहीं ना, तब तो हो ही नहीं सकता। आप जब पानी, जहाज आपका जब लगेगा ना गोदी में, अब जैसे यहाँ से हमने सपोजिंग हमने वॉरशिप एक्सरसाइज, हम 15 दिन की एक्सरसाइज पे चले गए, यू नो, और वापस जब हम कोई पोर्ट विशाखापट्टनम गए या मद्रास गए या कहीं भी गए, वहां जहाज लगेगा, और अगर आपकी लिबर्टी, फिर जहाज लगते ही सारा वो लग जाएगा, मतलब जहाज लगेगा तो आपको ऑक्सिलरी केबल, शोर इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। अब तक तो हम जनरेटर पे चल रहे थे, तो केबल लग जाएंगे, फिर टेलीफोन का भी लाइन आ जाएगा गैंगवे पे। जब टेलीफोन का लाइन आएगा तब हम कॉल कर सकते हैं, और वो भी इंटरनेशनल, मतलब लोकल होता है। फिर अगर तब तो एसटीडी पीसी होते थे, तो फिर अगर छुट्टी मिली, हमको लिबर्टी मिली, तो हम बाहर जाएंगे और एसटीडी से फोन करेंगे हमारी गर्लफ्रेंड्स को, यू नो, या वाइफ को। तो ऐसा होता था। अभी सोचता हूँ तो थोड़ा टफ लगता था, तो और उनके लिए भी टफ होता है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, कहाँ गए, महीना गायब। कईयों को मैंने देखता हूँ, कई लेडीज को इनसिक्योरिटीज भी होती है, एक महीना कोई वो नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कहाँ जाता होगा, क्या होता होगा, यू नो, ऐसा भी होता है। whether the person will come back or not, ये भी होता है ना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि जी हाँ, वो होता है ना कि नई नई जगह जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, तो सब आई एम श्योर थॉट तो आता ही होगा ना, एज अ थॉट तो आता ही होगा। और आते ही थे हमारे जो सेलर्स है, उनको भी थॉट आते हैं कि यार मेरी वाइफ उधर आके क्या करे, ऐसा भी थॉट आते थे। आई एम श्योर लड़कियों को भी आते होंगे कि यार ये क्या कर रहा होगा उधर, किसके साथ होगा, आई एम श्योर होता होगा, है ना। और ये भी कि अगला व्यक्ति जब वापस आएगा तो क्या वो सेम फीलिंग और सेम इमोशंस के साथ वापस आएगा कि नहीं, ये शायद मुझे लगता है कि एक महीने में तो क्या रिअश्योरेंस नहीं होता है ना, क्योंकि हम जैसे कई बार लोग रिअश्योर ऑन अ डेली बेसिस ही करते हैं। ये तो हाँ, ये है थोड़ा, ये गड़बड़। इवन वहां तो मैरिड लाइफ में भी, अब शादी के बाद भी बाहर चले जाते हो तो लेडीज, इसलिए तो हमारे नेवी में अब जो नेवल वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन NWWA, तो इट्स वेरी सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को, यू नो, वो होता है, उनकी एक्टिविटीज होती है। इवन आर्मी में AWWA बोलते हैं और नेवी में NWWA बोलते हैं, नेवल वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये सब तो बहुत जरूरी है ना, मानसिक। पर नेवी आर्म फोर्सेस में तो जैसे कि आप ये साइकियाट्रिक में गोइंग टू द काउंसलर अभी फैशनेबल हुआ है, उस जमाने से काउंसलिंग होता है, यू नो, वाइफ्स का भी, या फौज में भी अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होती है वहाँ काउंसलिंग उस जमाने से, मतलब वी हैव सीन इट 35 years ago, 30 years ago, होता ही है।
तो वी वर वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाइज, ये सब चीजों वाइज। तो वो हमारी फोर्स तो हमें सपोर्ट करती थी, बट ह्यूमन नेचर तो ह्यूमन नेचर ही होता है ना, तो ऐसा है। इतना बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो बातें सर मैं करो ये ऐसे क्या बात है। जी सर जो यंगस्टर्स हैं, अपकमिंग राइटर्स जो हैं, उनको एक गाइडेंस, आप एक मैसेज दे दें सर कि कैसे अपना बेस बनाएं, आगे वो किस तरह से कोर्सेज लें, किस तरह से कौन सा एजुकेशन प्राप्त करें, हाउ दे शुड गो अबाउट इट एंड हाउ कैन दे मेक देयर करियर इनटू दिस, क्योंकि एक राइट पाथ उनको मिले ताकि उनका भी कोई एक स्क्रीनिंग टाइप का हो सके वैसा। सी सबसे पहले तो दे शुड नो देयर ओन कैपेबिलिटीज, है ना, एक ये सबसे बड़ी बात है। उनको अपने आप पे बड़ा सोचना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, है ना, ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, अपनी कैपेबिलिटी जानना, कॉन्फिडेंस होना एक बात है, फिर एप्टीट्यूड है कि नहीं, आर यू वेल रेड, क्या आपको नॉलेज है, जनरल नॉलेज है आपको, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। फिर कैन यू इमेजिन सिनारियोज, डिफरेंट सिनारियोज, क्या आप में वो क्षमता है, यू नो। सी आस पड़ोस वालों, आप अगर पड़ोसियों को बताओगे इसको आस पड़ोस में, तो बोलेंगे, क्योंकि दे आर नॉट राइटर्स, उनको आपका मीडियोकर काम भी अच्छा लगेगा। पर बॉम्बे में प्रोफेशनली करना है तो यू हैव टू बी एट द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद आपको क्राफ्ट सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड बुक्स ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग, यू विल हैव टू ईदर डू अ कोर्स ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग, या आपको करना पड़ेगा क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स, उसके बगैर होने नहीं वाला है। सो आपको पढ़ना पड़ेगा, करना इट इज अ प्रोसेस, घर कोई भी सोचेगा कि मैं कल से मैं वो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। वेरी रेयर केस में होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जीशान कादरी का, लेकिन उसके भी आज 13 साल के बाद कहाँ और कोई फिल्म तो नहीं आई ना, तो एक आध आई थी शायद, मेरठ या गैंगस्टर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो एक कहानी तो सबके पास होती है, अगर आपने ऐसा कुछ अजीब सा लाइफ देखा है तो, बट बाकी उसके प्रोफेशनली करना है आपको, क्योंकि पहली कहानी में तो आपको ढेला भी नहीं मिलेगा। पहली कहानी में आप खाली साथ में बैठोगे, चाय पानी करोगे, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद रिकॉग्निशन मिला तो थोड़ा बहुत काम, पैसे भी मिलेंगे, उसके बाद आप लिखोगे क्या, है ना। दैट इज लोग। अच्छा, राइटिंग में ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपका पिछला काम देख के काम दे देंगे, आप क्या लिख के लाए हो वो देख के काम देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पिछली 5 फिल्म हिट लिखी है तो आपको सीधा कोई साइन कर देगा, सर आपने हमारे लिए फिल्म लिखो कोई, ऐसा वो बोलेंगे सर आपके पास क्या है, तो फिल्म पढ़ेंगे वो हमारी लिखी हुई, वो क्या लिखा है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। सो नेपोटिज्म आल्सो प्लेज अ रोल इन दिस फील्ड। कभी नहीं, नेपोटिज्म कैसे? अगर नेपोटिज्म होता तो बड़े बड़े स्टार के बेटे राइटर होते ना, या बच्चन साहब के सुपुत्र बहुत काम कर रहे होते, बॉबी देओल बहुत काम कर रहे होते अगर नेपोटिज्म। सनी देओल साहब 15 साल से घर नहीं बैठे होते, ये तो भाई गदर तो चलो फ्रेंड। देवानंद साहब का बेटा नहीं बैठा होता घर पे, मनोज कुमार साहब के बेटे घर पे नहीं बैठे होते, है ना। अब्बास मस्तान साहब के सुपुत्र भी तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो आज स्टार होते अगर नेपोटिज्म होता तो। ऐसा नहीं होता। Maybe because this is a very expertise वाला field, maybe because of that. कोई भी नहीं, फिल्म एज एन एक्टर इसे देखिए, अगर आज जान पहचान है, फॉर एग्जांपल मेरा बेटा वीएफएक्स पढ़ाई की है उसने, तो एट द मोस्ट में क्या कर सकता हूँ, 2-4 लोगों को, जान पहचान वालों को फोन कर सकता हूँ, भाई आप मेरे बेटे का टेस्ट कर लो, आपकी वीएफएक्स कंपनी में लगता है तो लगा दो। इससे तो दरवाजा खुल जाएगा। आम आदमी को रेड चिलीज में उसके एचआर हायरिंग मैनेजर से मिलने के लिए भले 5 साल लग जाए, हो सकता है मैं किसी को रिक्वेस्ट करूं, जान पहचान का जुगाड़ लगाऊं, तो कोई बोले अरे विपुल भाई का बेटा एक बार मिल लेते हैं, इतना हो सकता है। और उसमें काबिलियत नहीं होगी, उसका जब टेस्ट लेंगे वीएफएक्स का और वो फेल कर गया तो फिर क्या होगा। सिमिलरली यहाँ सिर्फ सक्सेस को ही सलाम है, इस लाइन में सिर्फ सक्सेस को सलाम है ना। बाकी जैसे मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दे दिए ना, अगर नेपोटिज्म होता तो अपना क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, कौन सा चोपड़ा, उदय चोपड़ा सुपरस्टार होता ना। अगर यशराज जी का, आई मीन यशराज इज अ वेरी बिग बैनर, आदि चोपड़ा इज अ वेरी बिग फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर, क्यों नहीं बना पाया उसको स्टार, यू नो। भूषण कुमार का, आई मीन सॉरी, किशन कुमार, अपने क्या नाम है, गुलशन कुमार जी का भाई, क्यों नहीं बन पाया स्टार। उसको भी तो एक्टिंग 2-3 फिल्मों में आए थे ना वो। तो कहने का मतलब आपके लिए दरवाजा खुल सकता है, बट वो तो आपकी काबिलियत। अब शाहरुख का कौन था, ये कार्तिक आर्यन का कौन है इस इंडस्ट्री में, कोई नहीं है ना। लेकिन वो लोग अपने बलबूते, विकी कौशल का, चलो उनके पिताजी स्टंट फाइट मास्टर थे, उससे दरवाजे खुल जाते, लेकिन एक्टिंग तो आप ही को करनी है ना। तो विकी कौशल ने भी पूरी एक हिट दी, उसके मतलब कहने का मतलब वो हिट तक आते आते आपको 10 साल निकल जाते हैं, फिर सस्टेन करना। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। फिल्म लाइन का तो कोई कुछ फिक्स रूटीन है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। कल का, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, विपुल शाह प्रोड्यूसर जो है, जिन्होंने अभी केरला स्टोरी बनाई, तो इससे पहले
उन्होंने लास्ट सिंग नमस्ते लंदन नमस्ते इंग्लैंड बनाई थी, बराबर। नमस्ते इंग्लैंड अर्जुन कपूर थे शायद, उसमें इतनी चली नहीं। फिर वो विद्युत जामवाल के साथ उन्होंने 2 दिन कमांडो सीरीज ने वो सब बनाई। अब ये केरला स्टोरी स्मॉल बजट में बनाई, 250 करोड़ का कलेक्शन हो गया, तो जैकपॉट लग गया ना। तो आपको लगा रहना पड़ता है, यू हैव टू कीप डूइंग इट। आई मीन इसमें गिव अप नहीं कर सकते, आपको लगा रहना पड़ता है। अब राज कपूर साहब का, राज कपूर आपने नाम सुना होगा, इतने बड़े फिल्म मेकर थे। उन्हें उनके जीवन काल में उनका जो आरके स्टूडियो आजीवन गिरवे था। कभी एक फिल्म में मेरा नाम जोकर में गिरवे रख दिया, फिर बॉबी में वापस रिकवर। बॉबी में उनके पास पैसे, फिल्म मेकिंग कर और कोई काम जानते नहीं है, है ना। तो उनको यही, तो उन्होंने बोला चल बॉबी में क्या करे, तो यार घर का ये कोई एक्टर, तो ऋषि जी को लॉन्च कर दिया, नए एक्टर ले लिए, सस्ते में फिल्म बना दी, बॉबी सुपर हिट बन गई। फिर एक कहने का परपेचुइटी में उनका स्टूडियो गिरवे था, यू नो। चलो अभी कॉर्पोरेट्स आ गया, अभी ऐसा नहीं होता है, वो अलग हिसाब किताब हो गया अभी। कहने का मतलब कि आप प्रोड्यूसर्स आपको कंटिन्यूस करते रहना पड़ता है, यू नो। ये 1-2 फिल्म का खेल नहीं। तो सेम थिंग फॉर राइटर्स, एक फिल्म के बाद आप बैठ जाओ 10। मैं रुस्तम आई थी 2016 में, उसके बाद क्या आई 32 गुलमीटर चालू आई जो फ्लॉप हो गई, फिर मेरी आई टोनी आई, अभी आ रही है अक्टूबर 6 को मिशन रानीगंज। तो गैप्स आ जाते हैं, ऐसे में अपना मानसिक संतुलन रखना। या मैं गुण गाता रहूं कि अरे मैंने रुस्तम लिखी थी, उस बात को 6.5 साल हो गए, अब कि आगे क्या लिखा है, यू नो। तो कंटिन्यूस। तो ये संतुलन कैसे बनाते हैं आप? मैं तो जॉगिंग करके, पहाड़ चढ़ के मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला सेक्टर है, बिकॉज आज की दुनिया में जब सब कुछ एकदम इमीडिएट चाहिए उसका रिजल्ट। मैराथन है, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, मैराथन है, इट्स अ लॉन्ग। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 94 में पहली बार मैंने कदम रखा था। एक्चुअल सक्सेस, मतलब जो रियल सक्सेस, रुस्तम कमर्शियल हिट तो रुस्तम ही थी ना। इकबाल को चलो नेशनल अवार्ड मिला, या इट वाज आल्सो डिसेंट हिट, इतनी बड़ी हिट तो नहीं थी ना। रुस्तम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर्स उस टाइम की। तो उससे अब लोग सक्सेस से ही पहचानते हैं ना। किसी को इकबाल ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी, पर रुस्तम बहुतों ने देखी होगी। तो ऐसा होता है। तो देन एक इमोशनल वाइब आता है उस मूवी के लिए। Every time we are mentioning it, तो एकदम वो visualization, yes, people could emotionally connect to that story. हाँ, दूसरा एक कारण रुस्तम, एक तो स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग, एक वर्ड मैंने लिखा था, बाउंड स्क्रिप्ट थी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि नेवी के जो सीन्स थे ना, मैं सेट पे हाजिर रहता था। तो क्योंकि हमारे बॉलीवुड वाले अनफॉर्चुनेटली ना बिगाड़ देते हैं काफी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गाजी अटैक करके फिल्म आई सबमरीन को लेके, उसमें जो लेफ्टिनेंट कमांडर का इधर था, उसको इधर सेलर का भी वो पहना दिया बैच, मतलब कुछ भी कर दिया, मतलब सिपाही और साहब का यूनिफॉर्म मिक्स कर दिया, है ना। मतलब बहुत ही। हाँ, तो रुस्तम में तो क्या है, कुछ चीजें मैंने जानबूझ के उसको डिस्टॉर्ट करनी पड़ती है, बट रुस्तम में हम सेट पे हाजिर थे, और नेवी का सीन मैं ओके करूंगा तो ओके होगा, ऐसा डायरेक्टर साहब की इच्छा थी कि बिल्कुल मैं आप ही ओके करना उसके, तब तक मतलब जो चाल ढाल, कैसे सल्यूट करना, यू नो, कैसे वो आप देखो उसका जो मतलब जो वेरी इंप्रेसिव अक्षय कुमार हैज डन इट। वो हम पीछे खड़े थे उनके कैमरा पीछे, हम ही खड़े थे। ऑफ कोर्स एक्टर तो है ना, कैरेक्टर में आ जाते हैं वो। जैसे द मोमेंट वो यूनिफॉर्म पहन लिया उन्होंने, तो वो आ गए नेवल ऑफिसर के उसमें एकदम कड़क। दैट वो उनकी काबिलियत है ना। लाइक ऐसे ना, कहानी तो हमने लिख दी, इनकी जगह कोई और बेकार एक्टर होता तो गड़बड़ हो जाती। अभी अक्षय जी तो बहुत ऊंचे, फ्रैंकली इज अ वेरी गुड एक्टर। में जो जितना जल्दी कैरेक्टर में अक्षय कुमार आते हैं, मैंने आज तक किसी को आते हुए नहीं देखा। बाकी लोगों को क्या थोड़ा मेंटल प्रिपेयर करना पड़ता है, रात को सोचेंगे। इनको ऐसा नहीं, सेट पे आए आधे घंटे में ही इज इन द कैरेक्टर। ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। सो दैट इज अ वेरी अप्रिशिएटेबल क्वालिटी इन द अक्षय कुमार। तो दैट इज जब अक्षय कुमार इज डूइंग, मतलब एक टाइम पे वो इतनी सारी फिल्में करते हैं, एंड मे बी उनके जो नहीं, तो भी उनके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड ना। आप देखो ना, ही इज जेन्युइनली वेरी डिसिप्लिन्ड, मतलब और कायदे, उनका एक फिक्स रूटीन है ना। उनको और कोई उल्टे सीधे शौक तो है नहीं उनको। सुबह उठ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, उनका अपना वर्कआउट करते हैं, 7 बजे सेट पे होते हैं। हमारे उनके साथ सारी ना 7-8 बजे काम किया, 3-4-5 बजे तक वो काम करते हैं। तो प्रोडक्ट अच्छा, सेट पे भी ऐसा नहीं कि एक शॉट देके वो घुस गए वैन फैन में, उधर ही बैठे रहते हैं कि भाई हाँ भाई हो गया। तो वो लाइटिंग वाइटिंग ऐसा उधर ही बैठे हैं कि ज्यादा। बाकी आप देखो दूसरे आर्टिस्ट को बुला, बोले भाई उनको लेके आओ, वो लेके आएगा तो भाई कुछ और कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इनका ऐसा नहीं है, ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज रूटीन। वो उन्होंने इतने 8 घंटे दिए, उसमें हमारे ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, उनसे कितना निकलवाना। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग।
लोग बोलते हैं इनकी फिल्म इतने दिन फलाने दिन में हो जाती है, नहीं हो ही जाती है, हो ही जाएगी ना। आप डिसिप्लिन से, मैं भी डिसिप्लिन से बोलते हैं, आपको कई लोगों को पूरा सालों साल लगते हैं। आप डिसिप्लिन देखो, 120 पन्ने की कहानी होती है, आप रोज 10 पेज लिखो तो 12 दिन में कहानी तैयार हो जाती है। आप समझ रहे हो? 12 दिन में कहानी तैयार हो जाती है ना। तो कहने का ऑफ कोर्स फर्स्ट ड्राफ्ट की फिर तो चेंजेस होते रहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं मैं 1 साल लिखा, मैंने 2 साल लिखा, मुझे समझ में नहीं आ कितने ड्राफ्ट होते रहा। हैं एक मूवी के लिए? कितने ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है? जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये मिशन रानीगंज का अभी 40वां चल रहा है, 41वां ड्राफ्ट, जो फाइनल शूटिंग पे गया 6.5 साल से लिख रहा हूँ। अब मैं कैमरा राइट साइड में मेरे पूरा स्क्रिप्ट, रुस्तम के कुछ 21-22 हुए थे। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम लिखते रहेंगे, है ना। तो आप मतलब पूरा डिटेलिंग, यू डू दैट डायलॉग बीट डिलीवरी पूरा, यू राइट पूरे एक कायदे से। तो स्क्रीन प्ले राइटर को वो लिखना चाहिए कि इधर वो मुंडी हिलाएगा, इधर वो आईब्रो रेस करेगा, वो सब हम लिखते हैं। ऐसे देख हल्के, अच्छा मुंडी भी हल्के से ऐसे दिखा हिलाएगा या झटके से हिलाएगा, वो सब मेंशन कर, तो ही वो सीन उभर के आता है ना। You have to mention डायलॉग राइटर एंड स्क्रीन राइटर ये सेम होंगे कि डिफरेंट? जैसे I'll tell you, जैसे रुस्तम में स्टोरी स्क्रिप्ट पे डायलॉग्स मेरे थे, है ना। तो एक को कई लोगों को ऐसा होता है, नॉट एवरीबडी कैन राइट अ स्क्रीन प्ले, बिकॉज स्क्रीन प्ले इज स्पेसिफिक, बट लाइंस कुछ लोगों के ना वन लाइनर्स अच्छे होते हैं, पंच लाइन्स अच्छी होती है। फहद शाम जी है, साजिद फरहाद, इनके वन लाइन और पंचेस बहुत अच्छे होते हैं, सो दे कैन गिव गुड पंच लाइन्स, बट दे कैन नॉट वीव अ स्टोरी इन माय ओपिनियन। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी है, वो अलग बात है। सेम इन आवर केस क्या हुआ था, हमारे केस में मेरा स्क्रीन प्ले का क्रेडिट है, क्योंकि ना दीपक जो मेरा दोस्त है, दीपक किंगरानी, ही आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट। पहले ये गिल साहब का जो सब्जेक्ट है दीपक ने आइडेंटिफाई किया, एंड देन बिकॉज एंड दीपक वाज अ रिलेटिवली न्यू कमर, और वो आइडेंटिफाई करके उसने हमारे डायरेक्टर साहब को ये सब्जेक्ट सुनाया, उनको पसंद आया। बट डायरेक्टर साहब ने बोला बिकॉज फिल्म बड़ी है एंड यू आर रिलेटिवली न्यू, आप साथ में रहो एंड स्क्रीन प्ले हम किसी और से लिख पाएंगे। बट स्क्रीन प्ले में उसका भी योगदान है, बट बिकॉज हमने क्रेडिट्स क्यों ना साथ में होता है ना, तो किसी का भला नहीं होता है, स्पेशली न्यू कमर। अगर लिखा मेरा नाम आएगा उसमें साथ उसका आएगा, तो लोग एज्यूम करेंगे यार ये तो ठीक है, तो हमने इसलिए डिवाइड किया कि स्क्रीन प्ले का क्रेडिट मेरा होगा, डायलॉग का उसका होगा, क्योंकि उसका भी स्क्रीन प्ले में योगदान है, ऐसा नहीं है। और मेरे भी डायलॉग में योगदान है, और हमारे डायरेक्टर साहब के भी योगदान है। खैर उनको तो क्रेडिट नहीं देंगे हमारी कहानी में, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। सबसे बड़ा योगदान डायरेक्टर साहब का भी है, ऐसा नहीं। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। लेकिन कायदे से राइटर शुड राइट स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग, सब कुछ होना, मतलब कहानी कंसीव करो, स्क्रीन प्ले लिखो, स्क्रीन प्ले में ही डायलॉग्स आ जाते हैं ना। पहले क्या होता था ना, ये कादर खान साहब वगैरह, दे वर वेरी गुड विद पंच लाइंस एंड ऑल दैट। तो खास कादर खान साहब को बोला सर ये सिचुएशन को लिख के दो ना, तो कादर खान साहब अपनी स्टाइल में कुछ लिखते थे, तो फिर डायलॉग्स बाय कादर खान ऐसा आता था। तो खुद के डायलॉग्स भी कादर खान खुद ही बोलते थे? हाँ, वो तो मतलब लिखते थे, मतलब वो जो उनको बोलना है वो सही रहता था। अरे बहुत ऊंचे कलाकार थे। See, like I said, these are genuinely talented people, you know. Even for that matter, Salim Javed साहब का, they are very talented, you know, they were very talented। एक अलग पकड़ होती है ये, है ना। मैंने आपको बोला शोले भले 4 फिल्मों से उन्हें कुछ सीन्स लिए होंगे, पर and I'm not even justifying that, पर उनकी जो लिखने का जो see, it cannot be a coincidence कि 18 फिल्में लाइन में हिट दे दी उन्होंने। एक साथ 18 फिल्में लाइन में हिट देना कोई बड़ी, मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता, या कोई वो नहीं हो सकता है कि फ्लूक नहीं हो सकता। एक टेक्निक होती है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो बात होती है, लक की बात नहीं है जी, सवाल ही नहीं होता। आज लोग पूरे जीवन काल में 8 फिल्में नहीं लिखते, इन्होंने 18 लाइन में हिट दी है। तो ऐसा वो अलग टाइम था, अलग वो था। पर लेकिन टाइम के साथ, अब जब उस जमाने में जो फिल्में अच्छी लगती थी आज हमें नहीं अच्छी लगती, या उस जमाने की फिल्में जो हमें अच्छी लगती थी हमारे बच्चों को नहीं समझ में आती। अरे क्या है आपको, क्या इतना हंसी आ रही है, इतना क्यों मजा आ रहा है आपको? एक्चुअली हाँ, ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं हमेशा पापा को पूछूंगी इसमें ये क्या है इतना हंसने का, रियली यही है। तो ये तो है नेचर, इसीलिए ना हम तो ये समझ गए हैं कि कभी ना कभी हमें भी रिडंडेंट हो जाना है। जब जिस दिन मेरी लाइन में 3 कहानियां फ्लॉप हो जाएगी, उस दिन पैकअप करके कुछ और कर लेंगे हम, यू नो। तो ये तो हाँ, लाइन में 3 कहानियां फ्लॉप होना मतलब संकेत है कि जाओ भाई कुछ और काम धंधा करो। तो अभी तो चल रहा है, तो चलने दो, जब तक चल रहा है चलने दो। सब एक चीज जो मैं आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे पुरानी मूवीज वी स्टिल रिमेम्बर, जैसे हम शोले की जो बातें कर रहे हैं, पर जो रिसेंट में जो मूवीज हैं दे आर लाइक वेरी शॉर्ट लिव्ड। यू आल्सो बिलीव इन सेम, एंड व्हाई इट इज सो? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं ना जो याद रहे, इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना।
इम्पैक्ट, आप मूवीज की बात करो, मुझे तो आजकल टीवी तो मैं आज तक मैंने देखा नहीं है, पर कई बार जब बाहर के रूम में चलता है, मुझे सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस और मेल एक्टर्स मुझे सेम लगते हैं, सेम कट सेम डांस, आज कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रही है। मैं तो एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सेम थिंग विद मूवीज, कुछ ऐसा कुछ लाओ कि हमें याद रह जाए ना। मैंने मिर्जापुर का क्यों, मिर्जापुर की कहानी स्टोरी टेलिंग मुझे जीवन भर याद रहने वाली है। इट वाज सो फनी, गांजा वासेपुर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, इट वाज वेरी फनी। आई मीन जो 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 स्टोरी टेलिंग का स्टाइल था, तो ऐसा कुछ लाओ जो इम्पैक्ट करे हम पे, तो हम याद। जो मैंने 1980s में जो फिल्में देखी है बचपन में, 10th 11th 12th में जब, आई मीन 10th 11th में जब था मैं, वो आज तक मुझे उसके सीन और डायलॉग याद है। दे यूज्ड टू मेक एन इम्पैक्ट, दे यूज्ड टू मेक एन इम्पैक्ट। सो अगर कुछ ऐसा होगा, But why that happened before और अब क्यों नहीं? सी एक तो उस जमाने में कम चीजें थी, मतलब फिल्में आती थी तो फिल्में ही थी, और फिल्में ही टेलीविजन पे आती, बराबर। अब 250 चैनल हो गए, ओटीटी आ गया, तो इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे कंटेंट में आपको इंप्रेशन बनाने के लिए यू विल हैव टू हैव समथिंग एल्स, यू नो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है ना। हाँ, इतने ओटीटी चैनल है, हर ओटीटी चैनल पे हर सीरियल है, कितना देखोगे, कितना याद करोगे आप, यू नो। सो कंटेंट की भी तो भरमार हो गई है ना, तो वो भी है। पहले क्या कम था, फिर फिल्में ही देखनी थी तो हम फिल्में ही डिस्कस करते थे, तूने नमक हलाल देखी, तूने लावारिस देखी, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। टेलीविजन पे तो कुछ हो, टेलीविजन पे संडे को फिल्म आती थी, कोई इनमें से पुरानी फिल्में आती थी 10 साल पुरानी कोई, वो हम देख लेते थे कभी कभार। फिर धीरे धीरे सब आने लगा, तो सीरियल आने लगी, फिर धीरे धीरे टेलीविजन का सत्यानाश होना शुरू हो गया। हमारे जमाने में टेलीविजन वाज आल्सो वेरी गुड, यू नो। हमारे तब की जो सीरियल थी, ये जो है जिंदगी, बुनियाद, रिश्ते, ये सब हमें आज भी याद है, यू नो। आज भी अभी देखो सीरियल में क्या आता है, वहीयतपना। टेलीविजन तो बहुत रिग्रेसिव है। अब सोचो आज के जमाने में भी नागिन बन रही है। अभी कहीं मैंने देखा एक सीरियल में इच्छाधारी नेवला आ गया, नागिन तक तो ठीक था, तो नेवला भी आ गया इच्छाधारी। ये अभी चल रहा है, तो अच्छा इसका मार्केट होगा तो ही बना रहे होंगे ना ये लोग, बना रहे ऐसा है। Are you planning to write any OTT? हाँ यार, मेरी नेटफ्लिक्स पे आ रही है ना एक वेब सीरीज, आएगी बहुत जल्दी। एक नेटफ्लिक्स पे आ रही है, फिर एक मैंने विपुल शाह साहब को दो दिए, वो आएगी कौन से चैनल पे वो भी डिसाइड हो रहा है इस हफ्ते, पर नेटफ्लिक्स पे तो एक डेफिनेटली नाम डिसाइड हो गया सर? नाम रखा है हमने, जो विपुल शाह साहब को दिए उसका एक का नाम है अकाउंटेंट और एक का नाम है विसल ब्लोअर, तो दो है। और नीरज जी के साथ जो कर रहा हूँ उसका तो नाम है तस्करी, मतलब स्मगलिंग, है ना, तस्करी। तो नीरज पांडे जी के साथ वो नेटफ्लिक्स के लिए आ रही है, उसका तो अभी करेंगे शुरू। अभी में क्या जो अभी जो एक्ट हुआ था उससे रिलेटेड है? कौन सा? मतलब जो विसल ब्लोअर्स जो गवर्नमेंट वाले जो होते हैं, वही नहीं, विसल ब्लोअर टेक्निक आपको याद होगा, एक वेब सीरीज आई थी विपुल शाह और शेफाली जी की, ह्यूमन करके, आपको याद होगा, ह्यूमन अभी आई थी। ये उसका सेकंड सीजन टाइप है, मतलब इट इज अ मेडिकल थ्रिलर जिसमें एक कांड को कोई कंप्लेन करता है, सो इट्स अ मेडिकल, बेसिकली मेडिकल थ्रिलर। तो उसके लिए भी काफी रिसर्च की हमने। तो ऑल दीज आर, ये तस्करी जो है, वो एयरपोर्ट पे जो लोग स्मगलिंग करते हैं ना, सोना बोना, ये वो उसके ऊपर है। उसके लिए हमने बहुत रिसर्च की, हमारे कंसल्टेंट कस्टम ऑफिसर्स हमने एज अ कंसल्टेंट हायर किए, उनके साथ हमने मीटिंग्स की। तो ये सब तो खैर करना ही पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये प्रोसेस है। सो वो आ रही है, बहुत जल्दी आएगी, हम आपको बताएंगे जब आने वाली होगी। फिलहाल तो हम इसके रिलीज में पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, है ना। 3 अक्टूबर को जो होगी ना रिलीज हमारी, ये मिशन रानीगंज, तो वो है। तो सर, मिशन रानीगंज के लिए तो हम लोग आपको बहुत सारा बेस्ट विशेस हमारी तरफ से कि बहुत बड़ी हिट हो मूवी, और ऑफ कोर्स आपका ट्रायो जैसे रुस्तम हुआ उससे भी बड़ा हो इस बार आपका ट्रायो का सक्सेस। ये फ्रैंकली रिकॉर्ड पे मुझे भी बहुत, मैं ऐसा फीलिंग है ये फिल्म बहुत खतरनाक, मतलब बहुत बड़ी हिट होने वाली है। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज हमने लिखी है, पर हमारे डायरेक्टर साहब ने जो इसमें मेहनत की है ना, और मैंने फिल्म देखी भी है ना, बन गई है, मतलब मैंने कट देखे हैं, इट इज माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक फिल्म है। मतलब मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ सबको, ये सुपर हिट है। अब कितना कलेक्शन करेगी मुझे नहीं पता, तो ये हमारी पिक्चर सुपर हिट है। ये तो 2-4 अवार्ड भी हमारे फिक्स हो गए, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। जी सर। सर, और मैं आपसे ना मिलके भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहूंगी, क्योंकि आई लव्ड इंटरैक्टिंग विद यू, एंड
My मतलब pleasure. you're so sweet and so down to earth. I never expected that I can talk so much आपसे इतना Well, सारा and स्टेशन के मतलब बाद ये मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों का बड़प्पन होता है अरे और नहीं नहीं ये इतना बड़ा आप ये जितनी देर आपने मुझसे बात की है इट्स लाइक जस्ट आशीर्वाद फॉर मी सो आई वुड डेफिनेटली देखो वांट टू मीट यू सी यू पहली इन बात तो पर्सन 4 कहानियां लिख के कोई बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा तो अगेन सब्जेक्टिव वर्ड है, ये बात भी बड़ा छोटा अगेन मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव वर्ड है, तो क्या बड़ा क्या छोटा, हम अपना सी आई जस्ट वांट टू बी अ वर्किंग राइटर। मुझे कई लोग बोलते कि आप ऐसा हो गया इनकलाब, ऐसे कोई इनकलाब नहीं लाना है मेरे को, मेरे को वर्किंग राइटर, मुझे कहानियां लिखनी है और मेरा परिवार पालना है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ में। जो मुझे अच्छा लगता है वो करना है मुझे, सो आई एम ऑन अ परमानेंट वेकेशन। मुझे वो फ्रीडम चाहिए कि कल मूड होए मैं 2-3 महीना काम नहीं करना है तो मैं चला जाऊं। मैं चला भी गया था, अभी बहरामपुर गया था मैं, हमारे एक है हवालदार बारिक साहब, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी, तो मैं 1 महीना उधर कमांडो कोर्स में सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे दौड़ता था, ऑनलाइन भी आपको मिल, वहाँ लोकल मीडिया भी आ गया, कहते बॉम्बे से राइटर आ गया अपनी सेहत बनाने, मैंने कहा आ गए भाई। तो कहने वालों को फ्रीडम होना चाहिए कि आज मूड हुआ तो सब बंद करो, जाओ 2-3 महीना कहीं चले जाओ, वो फ्रीडम मुझे चाहिए, उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सारी, सो आई लाइक दैट। तो भगवान की दया से लाइक ऐसे जो सोचा था वही हो रहा है। कहानियां लिखने का शौक है, कहानियां लिख रहे हैं, कहानियां बिक रही है, परिवार कुशल मंगल है, सब बच्चे बड़े हो गए अब तो सब ठीक है, तो थिंग्स आर फाइन। और क्या चाहिए आदमी को, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। So we got to learn so much from you. अब with a promise कि आप मुझे in person मिलेंगे। पक्का जिस दिन Sure? भोपाल आएंगे, हाँ जिस दिन भोपाल आएंगे आपसे मिलेंगे। भोपाल आने मैं आया था लास्ट नवंबर में, पीआरएसआई का कोई सोसाइटी, वो मुझे बुलाते रहते हैं कोई कुछ फंक्शंस में और मुझे अच्छा भी लगता है टू इंटरेक्ट, तो मैं लास्ट नवंबर में भोपाल आया था, उसके बाद तो नहीं आया हूं मैं। तो कुछ ऐसे फंक्शन और कुछ होगा, अगर आप बॉम्बे आते हो तो यू आर वेलकम, कभी भी मिल सकते हैं। अगर बिल्कुल बॉम्बे में ही बिल्कुल होते हैं यूजुअली तो हम, है ना, बॉम्बे में ही होते, कहाँ जाएंगे, तो भोपाल आना हुआ तो भोपाल में मिलेंगे आपसे, बी माय प्लेजर। But then जैसे कि स्टार्स ने हैज कनेक्टेड अस, so I think ये भी होगा that you visiting भोपाल and I'll be sitting right in front आई of लाइक you and भोपाल, मुझे पक्का भोपाल मुझे अच्छा लगता है, बीन देयर प्लेंटी ऑफ टाइम्स। और भोपाल से मेरा एक कनेक्शन भी है, जब मैं नेवी में सेलर था ना, तो उसके बाद मैं ऑफिसर्स के लिए रेकमेंड हुआ था, ऑफिसर्स एग्जाम के लिए, ऑफिसर्स कमीशन के लिए। तो मेरा जो एसएसबी था, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो भोपाल में था, 36 एसएसबी, वहां से मैं रिजेक्ट होके आया हूँ, मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, और भोपाल में मेरा वो हुआ था इंटरव्यू, 36 I've never seen a person so happy about all these rejections. जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग थे यार दोस्त, जिस दिन मैं रिजेक्ट हुआ ना, हम सब शाम को, एक बहुत फेमस मंदिर है आपके भोपाल में, बिरला मंदिर या क्या है, वहां शायद गुफा जैसा कुछ था, ऐसा कुछ था, वहां गए थे हम। मंदिर है also there. हाँ, तो जो सिलेक्ट हो गए वो लोग भगवान को थैंक यू बोला कि हम ऑफिसर बन गए। मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि आपने मुझे रिजेक्ट किया है, कुछ बड़ा ही होगा आपके दिमाग में मेरे लिए। I said this. So I was very happy कि चलो। But that is so true. God's plans are always much better, far better than ours. नहीं, पर मैं खुश क्यों हुआ पता है, ज्यादा क्यों खुश हुआ कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता ना ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए, तो 3 साल मुझे नेवल एकेडमी में जाना पड़ता ट्रेनिंग के लिए, और वो 3 साल तक मैं शादी नहीं कर पाता। दैट वाज माय, और 3 साल बहुत बड़ा सेपरेट, आई कुड नॉट हैव मैरिड फॉर दोस 3 इयर्स। तो फिर तो मैंने 93 में शादी करी नवंबर में, तो उसी साल में रिजेक्ट, तो मैं 92 में रिजेक्ट हुआ मैं, तो मैंने कहा ये मतलब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई जो हो रहा है ना वो अच्छा ही हो रहा है। तो इन माय लाइफ टुडे आल्सो अगर कुछ हो जाता है ना, तो आई थिंक ये कुदरती संकेत है, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। दैट इज हैव बीन माय ऑलवेज बीन माय एटीट्यूड, और ऐसा ही रखना चाहिए। तो वो हमेशा मेरा वही रहा है एटीट्यूड। बात करने का तब मजा आता है जब सामने वाला भी इंटेलिजेंट और अच्छे सवाल पूछता है ना, वरना बात करने का मजा ही नहीं आता। तो श्रेय तो आपको जाता है, मैं तो ऐसी फ्लो के साथ जा रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट तो आपको जाता है ना। अरे सर, तो द क्रेडिट गोस टू यू। आपका बड़प्पन है सर। सर लेट्स मीट इन पर्सन आल्सो, एंड मैं अभी से ही आपको उस दिन के लिए अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, जब भी आप भोपाल आएंगे यू हैव टू कम टू माय शो। की जरूरत क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना, अपॉइंटमेंट क्या होता है, वहीं आ जाएंगे, मिल लेंगे। सी ऐसा कोई हमारा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गलत फहमियां है लोगों की कि ये राइटर्स या फिल्म मेकर्स का बहुत टाइट शेड्यूल होता है। कुछ नहीं होता है। आज दिन में मैंने एक एक्टिविटी के बाल कटवाए तो बस बहुत हो गया मेरे लिए, और कुछ नहीं करना। ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है, बहुत टाइम होता है।
अगर आपको मैं एक गोल्डन मंत्र बताता हूँ, अगर आपको बॉलीवुड का आदमी अगर जेन्युइन या फ्रॉड है ये जानना है ना, तो आप उसको पूछो, अच्छा। आपके पास समय में, हाँ, जो जेन्युइनली क्रिएटिव आदमी होगा ना उसके पास बहुत टाइम हाँ। होगा, ये बात लिख लो आप, ओके। है ना? हाँ लिख लो। अच्छा। जो आदमी नहीं होगा ना वही बोलेगा, अरे नहीं टाइम नहीं है, 3 महीना टाइम नहीं है, 4 महीना टाइम नहीं है। तो, तो जो जेन्युइन टाइम ही टाइम, हम कहाँ, ऐसा कौन सा बिजी हम लोग, है ना? कोई ऐसा अभी फिलहाल मैं तो नहीं हूँ, दूसरों का पता नहीं, मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, फुर्सत में हूँ मैं। मुझे कोई लोग बोलते हैं ना, नए लोग, कि सर मैं कैसे घर चलाऊं, राइटिंग भी करूं, तो जब मैं बोलता हूँ जब मैंने किया तो क्यों, तुम तो पढ़े, जब मैंने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मेरा तो एक ही चीज होता है कि जब मैं नाइट शिफ्ट में नौकरी करके कहानियां लिखता हूँ सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट दिस, यू नो? तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं आपको एक और एग्जांपल, जब मैं विप्रो में जॉब करता, आई वाज एट अ मैनेजरियल लेवल, आई मीन वो क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर। तो मेरा प्री अप्रूव्ड होम लोन था, यू नो, होम, ओके। तब तो ये 2008 7-8 की बात, 6-7 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा यार मैं होम लोन ले लूंगा अभी, तो फिर वो किस्तों में बन जाऊंगा, है ना? फिर मुझे हर महीने का टेंशन, और फिर मैं छोड़ नहीं पाऊंगा नौकरी, प्रमोशन लेता रहूंगा कि चलो होम लोन चल रही है। मैं कहा नहीं नहीं लेनी मेरे को, है ना? मेरे को होम लोन लेनी, मैं किराए के घर में रहूंगा, मुझे ये टेंशन चाहिए नहीं। तो आई वॉज वेरी क्लियर, है ना? जो थॉट प्रोसेस है ना, कि आई पर्सनली फील कि घर होना चाहिए, किस्त लोन लेके आप मर रहे हो पूरा जीवन। मेरा थॉट प्रोसेस पहले से ही अलग है, डिफरेंट है, यू नो। आई डोंट बिलीव इन दैट। पैसे होंगे तो रेंट के घर में रहो, ज्यादा पैसे है तो बड़े रेंट के घर में रहो, दरिया किनारे रहो, 5 लाख का रेंट भरो, सी फेसिंग में रहो। मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, एंड 99% लोग ऐसा नहीं है। मेरा ओपिनियन है, वो मुझे आजादी चाहिए। अगर जिस दिन अगर काम नहीं चला, कड़के हो गए, तो छोटे वन रूम में चले जाएंगे, या गांव के बाहर चले जाएंगे कहीं रहने के लिए। तो अगर पैसे होंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, हम जू में, बांद्रा में फ्लैट ले लेंगे, रेंट पे ही लेंगे, लेकिन है ना, बड़े ऐसा दरिया किनारे। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि बंद नहीं, फ्रीडम चाहिए। द होल आइडिया इज फ्रीडम। इफ माई की टू लाइफ, मुझे आजादी चाहिए। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू, यू नो, रिमाइंड मी। मैं घड़ी, अच्छा मैं आज तक अलार्म नहीं लगाता, क्योंकि फ्रीडम, घड़ी के बल पे नहीं उठना, जब आंख खुलेगी तब उठेंगे, चाहे वो 5 बजे खुल जाए। अब तो आदत है हमारी तो जल्दी खुल जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं खुली तो मुझे वो प्रेशर नहीं लेना है कि यार मेरी आंख ही नहीं खुली। नहीं नहीं, 9 बजे खुली तो 9 बजे अपना रूटीन शुरू करो आप। 10 बजे, उससे आगे तो कभी नहीं हुआ, बट ऐसा होता है। तो वो फ्रीडम चाहिए मुझे। मैं कई बार कहीं ऑफिस में जाता हूँ, एक ही टाइम पे जाता हूँ, एक ही टाइम पे अगर गया और आया एक ही टाइम पे, एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तो मैं तीसरे दिन नहीं जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। मैं 2-3 दिन का गैप ले लेता हूँ कि नहीं नहीं सर, मैं अभी 3 दिन बाद आऊंगा, मुझे एक ही टाइम पे एक ही काम करने, एक ही जगह पे मैं नहीं आऊंगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, थोड़ा अतरंगी, आई रियलाइज दैट। बट वो एक कलाकारों का थोड़ा, कहते हैं ना, एक क्वर्स होता But है ना this हर is so कलाकार। great, sir, because you know, आजकल जो हम लाइफ में देख रहे हैं, everybody is getting too stressful, and especially when it comes to work life, and you being Yes, so light and free, हो that जाए। is so good. And also, ये please give us some tips कि ये कैसे करना है। लेखक बन जाओ, राइटर बन जाओ। सी, जो भी आप कर रहे हो ना, मैं मेरे बच्चों को भी ये सिखाता हूँ, आप जो भी कर रहे हो, यू नो, आप मजे, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो ही करो। अभी मुझे कुछ दिन से चालू हुआ है खुजली, मुझे है ना फार्मिंग करना है। मैंने सोचा है Okay. कि एक फार्म, हाँ, मतलब मुर्गियां भी पालूंगा, मछलियां भी पालूंगा। अब वो सपने में, आई मीन थॉट में सोचा, अभी कितना सक्सेसफुल होगा ये मुझे नहीं पता है, यू नो। तो वो अभी खुजली चालू हुई है, मैनिफेस्ट हो रही है, अभी देखेंगे कब करना है, क्या होना है। तो मतलब वो होता है अपने अंदर, यू नो। कई बार ऐसा वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, वाह यार फार्म पे जीवन बहुत टफ भी है, ये भी मैंने देखा है। तो ये भी प्रोज एंड कॉन्स सब देखना है। तो बेसिकली आप अगर जो काम, ऐसा नहीं है, जब मैं विप्रो में जॉब करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, बाय द वे ना, वो जो जॉब में करता था ना, मुझे अच्छा लगता था। सो आई वाज ऑलवेज एंजॉयिंग माय, अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं टिक ही नहीं सकता। 4 साल में वहां टिका हूं, मैं टिक ही नहीं सकता है। तो 4 साल मैंने काम किया, 2004 से 2008, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वो काम करना। आई यूज्ड टू लाइक, पहले तो मैं कॉल लेता था, देन फिर मैं टीम लीडर बना, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैं ऑपरेशन से रिक्रूटमेंट में गया, यू नो। सो आई डिवाइस सर्टेन मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, विद इन 10 मिनट्स के अंदर हम आइडेंटिफाई, वो सब मैंने डिवाइस किया। तो मुझे वो अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लाइफ में आप देखो कि आपको आज उठ के जो काम कर रहे हो करना अच्छा लगता है। अगर मजा नहीं आ रहा है, अरे यार कहाँ जाना पड़ेगा, तो देन यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस। आप अगर कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको उसमें मजा आ रहा है ना, देन यू आर इन द राइट। सो अगर मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गया, इससे ज्यादा नसीबदार आदमी क्या, यू नो। तो मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गया, तो आई एम ऑलवेज ऑन परमानेंट वेकेशन। काम ही, मतलब ठीक है, चल ही रहा है मेरा तो। तो ऐसा है। सो टिप्स यही दूंगा
कि मजबूरियां तो सबको होती है, परिवार संसार में आए हो तो सांसारिक मजबूरियां अपने हाथ में है, कितनी मजबूरियां लेनी कितनी नहीं लेनी, क्या करना है, ऑल दैट। Right. सपोर्ट जरूरी है, यस सपोर्ट जरूरी है ना, किसी का तो सपोर्ट चाहिए, बट एकदम क्या कहते हैं, कई बार ये भी मैं जानता हूं कि बोलना आसान है, मैं नसीबदार रहा बस और कुछ नहीं, पर बोलना भी आसान है, सबका ऐसा नहीं होता है। आई वॉज लकी, तो क्या बताऊं मैं, है ना, बच्चों को क्या बताऊं मैं। ऐसा है, पर हाँ आपको जो कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए, वॉट एवर यू डू ना, यू शुड एंजॉय इट, बस दैट्स ऑल। जैसे मुझे इसमें मजा आ रहा है, जैसे दिस पॉडकास्ट थिंग व्हिच आई हैव स्टार्टेड, तो मुझे बहुत मजा आता है। आई गेट टू लर्न सो मच एंड आई गेट टू मीट सच टैलेंटेड पीपल, और दिस आर ग्रेट, दिस इज आई एंजॉय बहुत ज्यादा। as long as you enjoy it, आप करते रहो, है ना, as long as you enjoying it, कर, जिस दिन मजा नहीं आ रहा है ना, उस दिन वो कर दो, उस दिन छोड़ दो, नहीं मजा आ रहा। Right, sir. I will also, think about it being a writer. That's very impressive. But I have started writing a book. But then, let's see. कितना Very टाइम nice. लगता है, कितने साल लगते हैं, अरे and वो किस तो तरफ ठीक वो है, वो जाती है। प्रोसेस है, करते रहो, कोई डेडलाइन तो है नहीं आपके ऊपर, लिखते रहो जैसा मूड, पर एक डिसिप्लिन से लिखो कि चलो रोज मैं 5 पेज लिखूंगी या 3 पेज, एक हाँ कंसिस्टेंसी जरूरी है टू बी, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में है ना, कंसिस्टेंसी जरूरी है, सो यू हैव टू डू इट एवरी डे, है ना, भले आप गैप ले लो, ऐसा नहीं है, 1-2 बार गैप भी हो जाता है, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि रोज मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करूं, स्पेशली इन राइटिंग ना भी करो तो उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च कर लिया, कुछ कर लिया, कंसिस्टेंसी पे। आज आपने 10 पन्ने लिखे और फिर 1 साल बाद लिख रहे हो तो मजा नहीं आएगा, है ना, कंसिस्टेंट लिखो, सो दैट इज आल्सो की टू बी सक्सेसफul in this particular field. Done, Madhu ji, nice talking to you, it was a pleasure. It was a pleasure. Thank you very much, and Pleasure was all mine. I hope to see you soon whenever कहीं भी कोई फंक्शन में, जैसा मैंने कहा ना, जहाँ बुलाओगे हम आ जाएंगे, है ना। Oh, that's great, and thank you so much for that. Pleasure. Bye.